हेलो फ्रेंड्स, तो टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये वीडियो आपको देखनी क्यों है, ये वीडियो इतनी स्पेशल और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, ये सभी आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का सिलेबस जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं है, मात्र 2 यूनिट ही करीब हो रही हैं, उसमें भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है और टाइम कम है, तो सिलेबस तो कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। बाकी ट्राई करेंगे, हम जितना कर सके उतना हम करेंगे। बाकी देखो, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं और जो 2 मार्क्स वाले बनाते हैं वो हम लगभग 30 से 40 तक क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इसका हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, इसलिए हमने क्या किया कि इसमें हमने अब तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगभग 46 और इसमें किसी किसी के सब पार्ट भी है, तो लगभग हमने जो है 50 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और ये जो हमारे 50 क्वेश्चन है, ये हमारे जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट है इसका यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक का ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। और देखो, एक बात तय है कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देखोगे ना, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर आपको समझने की बात हो रही है, अंडरस्टैंड। ये नहीं कि सिर्फ पीडीएफ लेके आप उसको रट्टा लगा लोगे या समझ लोगे, वो नहीं। यहाँ अगर आप वीडियो में समझोगे, कंसेप्ट समझोगे, आपके दिमाग में बात रहेगी, तो आप एग्जाम में बड़े आराम से कर सकते हो और इतने चांस है कि आप 99% पास हो जाओगे। 1% का रिस्क ले लो यार, चलता है। बाकी बात करते हैं कि आखिर ये इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो देखो, एक बात तो फिक्स है कि आपके लगभग 6 से 8 क्वेश्चन, यानी कि 6 से 8 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली मिल जाएंगे, क्योंकि जो हमारी वीडियो या जो हमारे क्वेश्चन हैं, इसमें हमने अपने बैक ईयर वाले क्वेश्चन पेपर को भी क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो ये फिक्स है कि आप पास हो जाओगे और आपके यहाँ से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन फंसेंगे, बाकी को आप इसी के अकॉर्डिंग कर दोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको समझाया गया ना प्रॉपर एक्सप्लेन के साथ, इनका यूज करके आप क्या कर सकते हो कि जो आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क्स वाले आएंगे, 10 वाले आएंगे, उनके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। अब इसीलिए क्या करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कैसे आपको यूज करना है। तो लेट करो, यहाँ पर हमारा 12th क्वेश्चन है डिफाइन टैबलेट, तो ये आपको दिख जाएगा। अब मान लो कोई भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चाहे टैबलेट का डिफेक्ट आए, चाहे कुछ भी आए, आपको वहाँ पर ये डेफिनेशन चिपका देनी है, ये बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पर एडवांटेज है वो भी आप लिख सकते हो। बाकी अगर आइडियल कैरेक्टर्स आते हैं या नहीं आते, आप वहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हो। तो इस तरह आपके लिए ये जो भी शॉर्ट क्वेश्चन था, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत बोर भी होगे, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो होगी, तो आप चाहो तो 2-3 पार्ट में इसको देख सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ फिक्स है कि आपका पूरा का पूरा दिमाग इसको देखने के बाद पक जाएगा, सारा कुछ आपके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो यहाँ सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन प्री फॉर्मुलेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 5 मार्क्स, हर किसी में जो है इंपॉर्टेंट आता है। तो प्री फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है कि कोई भी, जैसे हम कोई भी कंपाउंड या ड्रग्स वगैरह बनाते हैं, जब उसको फॉर्मुलेट करते हैं तो उससे पहले जो है हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करनी होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, कोई ड्रग है, वो हमको क्या चाहिए कि हमारे दिमाग में जाके असर दिखाए, यानी कि वो हमारे BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे माइंड में जाएगी और हमको कोई भी एक्शन शो करेगी। तो हमको अगर वो ड्रग लेना है तो उसकी पहले हमें प्रॉपर्टी जाननी होगी कि वो हमारा हाईली लाइपोफिलिक होना चाहिए, तब वो ये काम करेगा। तो यहाँ पर हमने जो भी दवा बनाई अपने सिर के लिए, दिमाग के लिए, उसके लिए पहले हमने क्या जाना, हमने उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो यही हमारा एक्चुअल में प्री फॉर्मुलेशन कहलाता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग सब्सटेंस या कुछ भी फॉर्मुलेट हम करते हैं, उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। और यही पूरा फंडा या ये पूरी स्टडी जो है वही हमारी प्री फॉर्मुलेशन कहलाती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम ये काम करते हैं तो पहली बात इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी कंपाउंड की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को पता लगाते हैं, कोई भी नए ड्रग की फिजिको केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को मिलाकर। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो कोई भी ड्रग हमारा होगा उसकी हम इन प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, उसकी काइनेटिक और स्टेबिलिटी को पता लगाते हैं। यानी कि कोई हमारा ड्रग है तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या होगी, वो हमारे दिमाग में, मतलब जब बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे अंदर कैसे उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, ये भी प्रॉपर्टीज हमारी इसमें डिपेंड करती हैं। बाकी स्टेबिलिटी, यानी कि जो हमारा ड्रग सब्सटेंस बनेगा वो कितने टाइम के लिए स्टेबल रहेगा और कहीं खराब तो नहीं होगा, पानी में खराब तो नहीं होगा। तो ये सारी की सारी बातें आपको जो है इसी में पढ़नी होती हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हम कंपैटिबिलिटी को स्टडी करते हैं किसी भी कॉमन एक्सिपिएंट के साथ में। तो ये आपको पता है, जब भी कोई टैबलेट कैप्सूल ये चीज़ बनाई जाती हैं, हम क्या लेते हैं, अपना ड्रग लेते हैं, उसके साथ हम कुछ एक्सिपिएंट लेते हैं जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, देन हम इन दोनों को मिलाकर कोई भी एक टैबलेट तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारा ये जो ड्रग होगा वो हमारा एक्सिपिएंट के साथ कंपेटेबल होगा या नहीं होगा। तो ये मैं स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार क्वेश्चनों वगैरह में पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म विद सूटेबल एग्जांपल। तो पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आपको डिटेल्स में देखना हो, आप फर्स्ट यूनिट की सारी वीडियोस आके चेकआउट कर सकते हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल इतना फंडा होता है कि मान लो कोई भी हमारा एक कंपाउंड है, मैं यहाँ आपको रफ में भी दिखाते जाऊंगा। मान लो कोई भी हमारा एक कंपाउंड है, ये वाला ए है, तो इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को चेंज कर सकता है अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे मान लो ये अभी ए था, लेकिन ये क्या हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया, किसी कंडीशन में सी में कन्वर्ट हो गया, किसी में ये डी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो ये हमारा ए है, ये अपने अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलकर एक नई फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारे ये नए, इसके मतलब इसी का एक नया रूप जो यहाँ पर बन रहा है, इनको हम
क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड हर एक ड्रग्स के साथ मतलब मोस्टली देखा जाता है, तो यही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का पूरा फंडा कहलाता है। बाकी एग्जाम्पल की बात करें तो लेट करो हमारा फेनोबार्बिटॉल है, तो ये हमारा 6 फॉर्म में पाया जाता है। टोटल इसके 6 पॉलीमॉर्फ होते हैं ए से लेके एफ तक के। तो इसमें जो हमारा ए, बी और एफ होता है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब समझे कि हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे थे, क्योंकि इसके बेस पर जो हमारे ड्रग्स वगैरह हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी बदल रही थी, उनके काम, एक्शन सारा कुछ बदल जा रहा था, इसलिए हमको जो है इस पॉलीमॉर्फिज्म की जरूरत पड़ी पढ़ने के लिए। अब हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आता है, डिफाइन रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन का सिंपल इतना सा फंडा है कि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी हमारा एक कंपाउंड है वो अपने अपने एनेंशियोमर में प्रेजेंट होता है। आपको सुना होगा आप लोगों ने, लीवो होता है और डेक्स्ट्रो होता है, उसके बाद आर और एस, ये सब उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो जो हमारी रेसिमाइजेशन होती है इसमें क्या होता है कि वो कंपाउंड की फॉर्म एकदम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अगर मान लो वो लीवो था तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, अगर मान लो वो आर कन्फिग्रेशन में था तो वो एस हो जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, उसकी कन्फिग्रेशन यहाँ पर चेंज हो जाती है और यही हमारी क्या कहलाती है, रेसिमाइजेशन कहलाती है। अब इससे आखिर फर्क क्या पड़ता है कि हम ये पढ़ के हो रहे हैं, हमारे ड्रग्स को इससे क्या नुकसान है। तो क्या होता है कई केस में कि जो हमारा कोई कोई कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं हमारे अच्छे कंपाउंड, थोड़ा असर दिखाते हैं। तो वो जब उनकी रेसिमाइजेशन होती है, केमिकल डिग्रेडेशन होती है प्रोसेस, मतलब इसमें केमिकल्स के द्वारा क्या होता है हमारी जो मतलब आपने देखा हो ना केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो केमिकल इनस्टेबिलिटी में क्या होता है कि हमारे जो भी कंपाउंड्स हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे रेसिमाइजेशन होती है, हमारा कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ड्रग अपना असर वगैरह नहीं दिखाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसका फंडा होता है। अब एग्जांपल के लिए ले लो कि यहाँ पर हमारा एल एपिनेफ्रिन है, तो एल एपिनेफ्रिन और डी एपिनेफ्रिन दो तरह की हमारी चीज़ें होती हैं। अब जो एल एपिनेफ्रिन है वो लगभग हमारा 15 से 20 टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है इसके मुकाबले। अब मान लो रेसिमाइजेशन हो गई और एल वाला हमारा इसमें कन्वर्ट होगा डी में, तो यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको जो है ये वाली प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ना होता है। फोर्थ हमारा आता है, व्हाट आर वेरियस नॉन फार्माकोपियल टेस्ट कंडक्टेड फॉर एवोल्यूशन ऑफ टैबलेट्स। मतलब टैबलेट के यहाँ पर हमने देखा था, तो टैबलेट के जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, एवोल्यूशन थे, जिसमें हम टैबलेट को पता कर रहे थे कि वो सही बनी है कि नहीं, उसमें हमारे दो तरह के आते थे। एक हमारा था नॉन ऑफिशियल, एक हमारा था ऑफिशियल। ऑफिशियल हमारे वो थे जो जैसे हमारी जो भी बुक्स हैं स्टैंडर्ड वाली, आईपी हो गया, यूएसपी वगैरह जो भी हो गई, तो उनके अंदर जो हमारा प्रोसीजर लिखा है उसके बारे में प्रॉपर वैल्यू सारा कुछ लिखा होगा, उसका हम यूज़ करते हैं। अब बात करें नॉन ऑफिशियल की, तो ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे ही बनाए गए हैं, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स में इनका कोई भी रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं दिया है, हम इनको डायरेक्टली ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और इनका हम यूज़ जरूर करते हैं टैबलेट्स वगैरह में, और कई बार जो है इनको पूछा भी जाता है एग्जाम वगैरह में। तो यहाँ पर इसीलिए इनको नॉन फार्माकोपियल भी बोला जाता है, क्योंकि किसी भी फार्माकोपिया वगैरह का रेफरेंस हम इन टेस्ट को करने के लिए नहीं लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से हमारे होंगे, तो पहला हमारे जैसे जनरल अपीयरेंस टेस्ट हो गया, देखने में कैसा है, और साइज शेप, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। देन उसकी थिकनेस कहती थी, हार्डनेस टेस्ट कौन सा था, इसमें हम फाइजर वगैरह यूज़ कर रहे थे चेक करने के लिए। फिर हमारा फराबिलिटी टेस्ट, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू आईपी जो है वो हमारा क्या होगा, ये नॉन ऑफिशियल में आता है। लेकिन जो बाकी के हमारे यूएसपी हो गया, बीपी हो गया, तो उनके अंदर ये फराबिलिटी टेस्ट हमारा ऑफिशियल टेस्ट के अंदर बिलोंग करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि भाई हमारे आईपी के थ्रू क्या है, ये हमारा एक नॉन ऑफिशियल टेस्ट है। तो ये बेसिकली हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन फार्माकोपियल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन ऑफिशियल टेस्ट। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ आता है, फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन देखा जाए तो जैसे हमारी रेसिमाइजेशन थी उसी तरह की ये एक हमारी केमिकल डिग्रेडेशन है जो हमारे किसी भी ड्रग सब्सटेंस को खराब करने की दम रखती है। अब एक्चुअल में ये होती क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी हमारा मान लो एक चीज़ है, वो अपने आप को क्या करेगी, डबल करने लगेगी या मल्टीप्लाई करने लगेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, वो एक से हमारे दो बनेंगे, दो से तीन बनेंगे। तो इस तरह करके क्या होता है, वहाँ एक पॉलीमर फॉर्म हो जाता है। अब पॉलीमर इसको नहीं पता क्या होता है कि एक हमारी लंबी चेन होती है सोडियम की ऐसे करके, और वो हमारी खत्म नहीं होती, कंटिन्यूस चलती रहती है। तो उसी तरह के हमारे कुछ बड़े से लार्ज कॉम्प्लेक्स या फिर पॉलीमर फॉर्म हो जाते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ डिग्रेडेशन हो गई। अब एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे हमारा होता है एल्डिहाइड की, जैसे अगर हमारा एक फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन होता है, अगर हमको कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रख देते हैं थोड़ी से ठंडी जगह पे, तो क्या होगा, वहाँ धीरे धीरे व्हाइट डिपोजिट, मतलब व्हाइट पीपड़ी इस तरह से पूरी फॉर्म हो जाएगी, और वो हमारा पूरा वाइट सा हो जाएगा, लंबा चौड़ा, वो चीज़ क्या हो जाएगी, फाइनली हमारी खराब हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। आप लोग यहाँ पे इसको समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन 6 की, तो है क्लासीफाई फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम प्री फॉर्मुलेशन करने से पहले स्टडी करते हैं, और इनके बेस पर क्या होता है कि कई बार हमको कोई ड्रग्स वगैरह बनाना होता है, तो इनका रेफरेंस लेकर हम जो है ड्रग्स वगैरह को बनाते हैं। तो ये बेसिकली इनकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करें तो इसमें दो तरह के थे, एक फिजिकल था, एक केमिकल था। फिजिकल में हमारे आते थे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, पार्टिकल साइज शेप, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, एंगल ऑफ रिपोज, या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे आते थे हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन। देखो इसमें एक ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, साइज ये हमारा 46 में इंक्लूड नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से जाके पढ़ लेना, कई बार एग्जाम वगैरह में आया है, बाकी मैं भी आपको बता दूंगा।
वरना आप क्या कर सकते हैं, यूनिट फर्स्ट की एक सिंगल वीडियो है प्री फॉर्मुलेशन की, उसमें सारा कुछ इन डिटेल्स में बताया गया है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी ही चीज़ें आपको इन डिटेल्स में और बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। 7th हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन पार्टीशियन कोफिशिएंट इन प्री फॉर्मुलेशन। तो पार्टीशियन कोफिशिएंट हमारा बेसिकली क्या होता है कि मान लो एक हमारी ये सेपरेटिंग फनल होती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने दो सॉल्यूशन डाल देते हैं। एक हमारा होता है यहाँ ऑयल फेज का, एक हमारा होता है वाटर फेज का। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने ड्रग को क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सेक करेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, और उसके बाद हम इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला कंटेंट इतना निकालते हैं बाहर और इतना हम अलग निकालते हैं। देखो ऑयल एंड वाटर है तो आपस में घुलते तो है नहीं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्रग्स था उसको हम चेक करेंगे कि वो हमारा इस ऑयल वाले फेस में ज़्यादा घुला कि हमारे इस वाटर वाले फेस में ज़्यादा घुला। अगर ऑयल में ज़्यादा घुला मतलब वो हमारा जो ड्रग होगा वो हमारा लाइपोफिलिक नेचर का होगा, और अगर वाटर में ज़्यादा घुला तो मतलब वो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। तो ये सिंपल होता है, आप चाहो तो ये भी बना सकते हो अगर लॉन्ग में आता है कभी तो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है KO/W। ओ हमारा ऊपर ऑयली फेज हो गया, नीचे W के लिए इधर। फिर हमारा ये है X/0, X0/XW। अब ये क्या चीज़ है, तो ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयली फेज, यानी कि जो ऑयली फेज था उसमें हमारे कंसंट्रेशन कितनी डिग्री रखी वो, और ये W हमारा वाटर फेज, यानी कि जो हमारा ड्रग की कंसंट्रेशन थी वो हमारे इस एक्वस फेज में कितनी डिग्री वो। तो इन दोनों को हम यहाँ फाइनली निकाल लेते हैं। और एक से अगर यहाँ पर वैल्यू आपको पता ही है, अगर ये वाली हमारी वैल्यू ज़्यादा निकलेगी मतलब वो हमारा ऑयल फेज में ज़्यादा था, वैल्यू कम निकलेगी मतलब वो हमारा इस W फेस में ज़्यादा था। तो ये सब आप नॉर्मली कर ही लोगे। फिर अब हमारा यहाँ पर 8th क्वेश्चन आता है डिफाइन BCS क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम वगैरह में पूछा गया। तो BCS का मतलब होता है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बायो प्लस फार्मास्यूटिकल आप क्या समझते हैं, मतलब हमारे बॉडी की बात हो रही है यहाँ पर, और फार्मास्यूटिकल जो हमारे ड्रग्स वगैरह बनते हैं फार्मेसी में उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन पूरा इस क्लासिफिकेशन में दिया गया है। आप समझो क्या कैसे, तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये हमारा बेसिकली यूज होता है किसी भी ड्रग को उसकी कैटेगरी में बांटने के लिए। आप समझो कैसे, तो यहाँ हमारी दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है सॉल्युबिलिटी, एक होता है परमेबिलिटी। तो इन दोनों के बेस पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अपने जो ड्रग्स होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो ये समझो। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी हमारा सॉल्वेंट है, उसमें जब हमने कोई भी ड्रग डाला तो उस ड्रग की इस सॉल्वेंट में घुलने की जो एबिलिटी होगी, सॉल्युबल होने की जो एबिलिटी होती है, उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, कितना ज़्यादा उसमें सॉल्युबल हो सकता है, ये चीज़ है। परमेबिलिटी की बात करें तो जब हमारा ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो जाने के बाद क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ एब्जॉर्ब होने के लिए उसको इस तरह से इसको क्रॉस करना पड़ता है। कोई भी हमारी वॉल हो गई या कैपिलरी वगैरह हो, इसको क्रॉस करके उसे अंदर जाना होता है। तो यहाँ पर जो इसकी क्रॉस करने की एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को हम उसकी परमेबिलिटी बोलते हैं, कि अगर ये जितना ज़्यादा यहाँ से क्रॉस करेगा उसकी परमेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें पता चल गई। अब इन्हीं दोनों के बेस पर हम क्या करते हैं, अपने ड्रग्स को डिसाइड करते हैं, और यही चीज़ हमारी डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो हमारा ड्रग है उसकी डोज क्या होनी चाहिए, मतलब वो हमारा कैप्सूल होना चाहिए, इंजेक्शन होने चाहिए, टैबलेट होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए, वो हमारा इसी के बेस पर डिसाइड करता है। तो इसको जो डिटेल्स में हमने जो अपनी यूनिट फर्स्ट में कवर कर रखा है, नहीं देखा जाके देख लेना, फर्स्ट यूनिट आपको पता ही चल जाएगी, एक ही वीडियो है, सारा कुछ इसमें कंप्लीट कवर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आपको दिख जाएगा। तो इसके लिए हमने वहाँ पर एक ट्रिक भी बताई है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे इसको, और मतलब सबको इसी बेस पे याद है, तो आप वो ट्रिक को जाके जरूर से देख लेना। तो यहाँ पर देखें तो क्लास 1 में हमारी होती है, उसमें हमारा सॉल्युबिलिटी हाई होती है, परमेबिलिटी हाई होती है, और एग्जाम्पल हमारा इसका है मेटाप्रोलोल। सेकंड जो हमारी होती है इसका हमारा ये भी लो होता है, सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी हमारी हाई होती है, एसिक्लोफेनिक। थर्ड में हमारी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, परमेबिलिटी लो होती है, सिमेट्रिडीन हो गया, और फोर्थ में हमारी लो लो, और ये हमारा हो गया बीफेनाजोल। तो यहाँ पर आप देख लेना कि इसकी जो ट्रिक है ना वो आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है और आपको 100% उस चीज़ से याद हो जाएगा। 9th क्वेश्चन हमारे इसमें आता है डिफरेंट बिटवीन पीएच एंड पीके, यानी कि हमको जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंट बताना है। तो देखो पीएच जो हमारा होता है ये आप जानते हो, ये बेसिकली हमारी वो चीज़ होती है जो किसी भी सॉल्यूशन की ये बताती है कि वो हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है, यानी कि एसिडिक और बेसिक को क्लासीफाई करने के लिए 7 से नीचे वाले हमारे एसिड होते हैं, 7 से ऊपर वाले बेसिक होंगे, और 7 पर हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब इसकी जो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है कि हमारा होता है पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। अब ये किस चीज़ पर डिसाइड करता है, तो मान लो कोई भी हमारा ये ड्रग है, अब आपको पता होगा H पॉजिटिव हमारा एसिड को एक तरह से डिनोट करता है, तो H पॉजिटिव जितने ज़्यादा होंगे हमारा वो एसिडिक उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ यही है कि H पॉजिटिव हमारे जितने ज़्यादा होंगे हमारा जो पीएच है उसका मान उतना कम होगा, और पीएच जितने कम होंगे वो हमारा एसिडिक उतना ज़्यादा होगा। तो आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, शॉर्ट में ऐसे ही आप समझ लो। तो ये हमारा बेसिकली होता है पीएच का फंडा। सेकंड हमारा आता है पीके। तो पीके हमारा एक्चुअल में होता है ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या, मान लो कोई भी हमारा ये एक वो है, कोई भी कंपाउंड है, इसको हमने तोड़ा तो ये दो चीज़ों में जुटेगा, H हमारा पॉजिटिव में टूटता है और ये A हमारा नेगेटिव में जुटेगा। तो पॉजिटिव हो गया, ये तो हमारा एसिड को डिनोट करेगा, और जो ये है ये हमारा कंजुगेट बेस को डिनोट करेगा, यानी कि एक तरह से ये हमारा बेस को डिनोट करता है। और जब इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट बनेगा तो कैसे बनेगा, H पॉजिटिव इधर आएगा, A नेगेटिव इधर आएगा, और नीचे हमारे ये पूरा का पूरा H आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है।
और जो पी के हमारा वो क्या है, माइनस लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के होता है। तो ये बेसिकली हमारा ये चीज़ होती है। अब ये डिपेंड किस पर करती है, तो ये हमारी दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। आपको पता है एक हमारा ये होगा ये एसिड हो गया H पॉजिटिव, एक हमारा हो गया कंजुगेट बेस। तो इन दोनों चीज़ों पे हमारा ये डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन पे। ये जितने ज़्यादा होंगे हमारे ये पी के को उसी हिसाब से क्या करेंगे, अपना डिस्ट्रॉय करेंगे। बाकी ये जो हमारा पी के देखो, ये तो हमारा एसिडिक और बेसिक इन दोनों को पता करने में काम करता है। ये हमारा किस में काम करता है, तो ये हमारा पता करता है कि कोई भी जो हमारा एसिड है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि वो हमारा क्या है, एसिड वीक है। तो इन दोनों को पता करने में हमारा जो है ये पी के का हाथ होता है, और इसी के द्वारा हमारी जो है हेंडरसन-हैसेलबच इक्वेशन जो है बनी होती है। तो ये था बेसिकली हमारा पीएच और पीके वाला। अब अपना 10th क्वेश्चन समझते हैं, वाई क्रिस्टलाइन ड्रग आर मोर स्टेबल देन अमॉर्फस। तो आपको पता थी दो चीज़ें हमारी होती हैं जब भी हम सॉलिबिलिटी प्रोफाइल जो देख रहे थे फर्स्ट यूनिट में, तो हमारी दो चीज़ें थी, एक हमारा सॉलिड था क्रिस्टलाइन में, एक था अमॉर्फस में। तो जो क्रिस्टलाइन वाला होता है वो हमारा सॉलिड होता है, उसमें डेफिनेट लैटिस होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है इस अमॉर्फस के तुलना में। तो रीज़न हमारा क्या है वो यहाँ पे आपको बताना था। तो रीज़न क्या है, जो क्रिस्टलाइन ड्रग होगा वो हमारा क्या होगा, उसमें रेगुलर और वेल सेटल अरेंजमेंट होती है, यानी कि जो उसकी लैटिस होती है हमारी वो एकदम फिक्स होती है और डेफिनेट होती है। तो इसकी वजह से क्या है, वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरी बात क्या होती है, जो हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं उनके पास होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे क्या होता है कि वो हमारे उसी फिक्स बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पे ही जाके खराब होते हैं, या पिघलने वगैरह जो भी काम है उससे पहले कम ज़्यादा पे नहीं होते। तो इससे उनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी हमारी ज़्यादा बढ़िया बन जाती है, और वो हमारे फिक्स रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब हम इनको स्टोर करने के लिए रखते हैं तो हमारी ये रिवर्ट नहीं होते। रिवर्ट का मतलब होता है बदल जाना, जो हमारे अमॉर्फस वाले बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो ये काम हमारे क्रिस्टलाइन नहीं करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये दो चार चीज़ों की वजह से हमारे जो क्रिस्टलाइन ड्रग है वो हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं अमॉर्फस की तुलना में। डिटेल्स में आप यूनिट फर्स्ट में जाके देख लेना। एग्जांपल की बात करें तो एक हमारे यहाँ ड्रग है पेनिसिलिन जी पोटेशियम। तो ये हमारा जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स दिखाता है, जबकि वो अमॉर्फस फॉर्म में इनकी तुलना में कम दिखाता है। तो ये बेसिकली हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट हेंडरसन-हैसेलबच इक्वेशन। तो यहाँ आपको ये इक्वेशन के बारे में बताना है। तो अगर ये आपके लिए 2 मार्क्स में आती है तो आपको सिंपल क्या करना है, ये हमारी मेन इक्वेशन है, ये आपको लिख देनी है। हेंडरसन इक्वेशन पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ए नेगेटिव अपॉन एच ए, और ये हमारा साल्ट कहलाता है ऊपर का, जो मैंने आपको पहले बताया कंजुगेटेड साल्ट या कंजुगेट बेस हमारा, और ये हमारा हो गया एसिड। तो यहाँ आप इसको जो है कंजुगेटेड बेस कर लेना। बहुत जगह आपको साल्ट भी मिल जाता है, तो दोनों ही हमारे लगभग लगभग यहाँ ठीक होते हैं। तो ये हमारी है हेंडरसन-हैसेलबच इक्वेशन, जो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगी। इतना ही आप लिख देना। ये मैंने जो है इनका रिलेशन दिख लिया था, तो ये हमारा काम करनी है आपके लिए इतना है, तो आप इतना लिख देना और इसको डिनाइट कर देना। पी एच हमारा क्या है, ये हमारा नेगेटिव लॉगरिथम में एच पॉजिटिव का यहाँ पे जो दिख जाएगा, और पी के हमारा क्या है, ये नेगेटिव के का है हमारा, और जो पी के वो हमारा एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है। तो ये बेसिकली इसकी कुछ बातें हो गई। बाकी ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना, बहुत ही इजी है। फिर हमारा 12th क्वेश्चन आता है, डिफाइन टैबलेट। तो देखो ये आपका हर तरफ काम आएगा। तो टैबलेट हमारी क्या है, कंप्रेस, यानी कि है हमारी कंप्रेस करके बनाई गई है। बाकी हमारी सॉलिड है, बाकी यूनिट है, बाकी ओरल डोजेस फॉर्म है। ये ओरल हमने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि कई बार क्या होता है ये ओरल भी नहीं होती, क्योंकि टैबलेट हमारी और भी पर्पज के लिए यूज़ की जाती है। जैसे रेटाइनल टैबलेट्स हो जाती हैं, कभी कभी वेजाइनल हो जाती हैं, जिनको सपोजिटरी वगैरह बोल देते हैं। तो उस तरह भी कई बार हमारी अलग जगह के लिए भी टैबलेट्स वगैरह बन जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली तो वैसे हमारी ये ओरल ही होती हैं, ओरल डोजेस फॉर्म के अंदर ही आती हैं। तो टैबलेट्स आर compressed solid unit oral dosage form which contain medicament with or without excipient। तो यहाँ सिंपल सा फंडा है कि हमारी टैबलेट्स क्या होती है, ये आपको दिख जाएगी। तो टैबलेट्स हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक उसमें होता है एपीआई, या हम बोल सकते हैं मेन मेडिसिमेंट जो ड्रग होता है, और एक होते हैं एक्सिपिएंट। तो इन दोनों को मिलाकर हम जब कंप्रेस करते हैं या कोई भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और हमारी टैबलेट जो है बनकर तैयार हो जाती है। तो टैबलेट वाला भी हमारा तैयार है, यूनिट सेकंड, वहाँ जाके आप इसको चेकआउट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है टैबलेट। कई बार टैबलेट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप टैबलेट फर्स्ट सेकंड जो मैंने मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया है उसके अकॉर्डिंग आप बड़े आराम से पास हो जाओगे। वीडियो जाके आप देख लेना, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पैरासीटामोल लिख दिया, जो हमारी डायरेक्ट कंप्रेशन के थ्रू हम इसको बना लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारी टैबलेट्स हो गई। एडवांटेज की बात करें तो ये हमारा सिंपलेस्ट एंड ओरल डोजेस फॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी ईजी है और चीप भी होता है। फिर बात करें 13 क्वेश्चन, तो राइट द आइडियल कैरेक्टर ऑफ टैबलेट, यानी कि टैबलेट्स हमारी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि टैबलेट जो हमारी बनती है वो सबसे पहले उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे क्रैकिंग हो गई या कॉन्टामिनेशन हो गया, चिप्स हो गए, मतलब बढ़ जाना या उसमें कलरिंग वगैरह बिगड़ जानी। तो कोई भी किसी भी तरह का हमारा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जब भी हम कोई भी टैबलेट बनाते हैं, वरना वो हमारी आगे नहीं जाएगी और यूज़ नहीं की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो जो भी हमारी टैबलेट्स बनती हैं उनका प्रॉपर शेप एंड साइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको हम ओरल रूट से खाते हैं। अब मान लो आपके सामने इतनी बड़ी टैबलेट रखनी, तो क्या आप खा पाओगे आराम से? नहीं ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसका शेप एंड साइज हमारा एकदम फिक्स होना चाहिए। उसके बाद उसका वेट भी फिक्स होना चाहिए, और जो भी हमारी टैबलेट बहुत सारी बनती हैं तो उन सबके अंदर जो उनका ड्रग कंटेंट होता है वो भी हमारा एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे इसके लिए होनी चाहिए। उसके बाद देखा जाए तो वो हमारा जो है स्टेबल होना चाहिए ओवर टाइम, मतलब आगे टाइम के लिए भी, और स्टार्टिंग से हमारा पूरा स्टेबल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कभी दब जाती हैं इधर उधर रखे, तो वो टूटनी नहीं चाहिए, हमारी मजबूत भी होनी चाहिए।
अब 14 क्वेश्चन हमारा आता है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ स्लगिंग मशीन। तो देखो स्लगिंग जो मशीन थी उसको एक्चुअल में हम ड्राई वेट ग्रेजुलेशन जो हमने पढ़ी थी ना, उसके अंदर हम स्लगिंग का यूज़ कर रहे थे। तो वैसे हमने यहाँ शॉर्ट पाथ बता दिया, आप चाहो तो पूरा वाले जो बड़ा होता है ना उसको भी आप बना सकते हो, या आप एक बार जो है इस वाले क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर लेना। तो बेसिकली यहाँ स्लगिंग मशीन में होता क्या था, तो देखो यहाँ पर हम कोई भी अपना ड्रग वगैरह डालें, स्लगिंग एक हमारी एक्स्ट्रा प्रोसेस थी जो हम जो है ड्राई वाले में कर रहे थे, बेट के मुकाबले बेट वाले में नहीं कर रहे थे, बैट वाले में। तो स्लगिंग में क्या हो रहा था कि जो भी हमारा बन रहा था कंपाउंड, उसको हम पहले क्या कर रहे थे, थोड़ा सा गीला करके फिर उसको यहाँ कंप्रेस करके क्या करते थे, बड़े बड़े पैलेट्स या हम बोल सकते हैं बड़े बड़े थोड़े साइज के स्लग्स वगैरह, स्लगिंग बोलते हैं, स्लग्स वगैरह हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे। और जब ये हो जाते थे फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर से हम इसको यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको आगे प्रोसीजर में फॉलो करते थे। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस थी, यानी कि जहाँ पर हम जो हमारे कंटेंट था ड्रग वाला, उससे हम पहले क्या कर रहे थे, इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके उसको पैलेट्स बड़ी बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे थे। अब इसका एग्जाम्पल देखो, देखो आप लोगों ने आटा वगैरह घर में मारते हुए देखा होगा, खुद लगाया होगा या फिर किसी को देखा होगा। तो जब आटा गूंथते हैं तो वहाँ पर पहले हम डायरेक्टली इतनी छोटी लोई तो नहीं बनाते, पहले हम क्या करते हैं, बड़े बड़े आटे के ऐसे ऐसे कर करके पूरे बड़े से बनाते हैं। इससे क्या होता है कि आटे की मिक्सिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमारी बना के देता है। तो इसीलिए हमारी ये स्लगिंग प्रोसेस यहाँ जोड़ी गई है ड्राई में, कि यहाँ पर हम ड्राई मेथड है तो भाई इतना ज़्यादा लिक्विड का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए इसको स्लगिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी एफिकेसी को बढ़ा लेते हैं और काफ़ी अच्छा हमारा जो है मिक्सचर बन के तैयार होता है, ग्रेन्यूल्स बनते हैं और उससे हम टैबलेट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन हो गया, और ये इसका डायग्राम बनाना तो आप इस तरह बना सकते हो, ये थोड़ा बहुत कर सकते हो, बाकी आप जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हो गूगल वगैरह भी जाके उस वाले क्वेश्चन को। अब आता है क्वेश्चन 15, व्हाट आर क्रिस्टल ब्रीजिंग ड्यूरिंग बैड ग्रेनुलेशन। तो इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लेकिन समझना कैसे, आपको इस तरह समझना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब हम अपने जो ड्राई बैड ग्रेनुलेशन बना रहे थे, तो जब हम इसको मिलाते थे ना, जब इन पाउडर्स को हम मिक्स कर रहे थे, तो उस टाइम पर हम छोटी मात्रा में क्या डालते हैं, वाइंडर डालते हैं, वाइंडर का लिक्विड डालते हैं। यहाँ मैंने छोटे में दिखाया इसलिए, तो हम इसको डालते हैं तो जो वाइंडर होगा वो हमारा इन दोनों के बीच में आके क्या होगा, चिपकेगा। अब बाइंडर का काम ही है भाई इनको जोड़ना, तो वाइंडर को इस तरह से हमको क्या करेगा, बाद में अटैच कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड ब्रीजिंग बोलते हैं। और जब हमारे ये थोड़ा सा ऐसे स्प्रे की तरह हम डालते हैं इस लिक्विड को, जब ये हमारा थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, देन ये हमारा क्या होगा, ड्राई होगा। और ड्राई होने के बाद हल्का ये हमारा सॉलिड ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ब्रिज बोलते हैं। यानी कि ये जो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ब्रिज बोलते हैं। और यही हमारा यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि आखिर ये चीज़ हमारी क्या होती है। तो क्या होती है कि जब हम अपने पाउडर्स को इसमें मिक्स कर रहे होते हैं बैड ग्रेनुलेशन में, उस टाइम पर हम बाइंडर जहाँ डालते हैं, और बाइंडर डालेंगे तो वो इसके साथ ऐसे अटैच होता है। तो स्टार्टिंग में जब अटैच होगा वो हमारा लिक्विड ब्रिज कहलाएगा, और जब वो हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो वो हमारा सॉलिड ब्रिज, क्रिस्टल ब्रिज कहलाएगा। और जब ये हमारा पूरा मिल जाता है पाउडर, तो वो हमारा एक ग्रेन्यूल्स का रूप ले लेता है, और उस ग्रेन्यूल्स से हम करते क्या करते हैं, अपनी टैबलेट्स वगैरह को बनाने का यूज़ करते हैं। अब 16 क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल ऑफ टू यानी कि कोई भी हमारे दो एंट्रिक कोटेड पॉलीमर मटेरियल यूज़ करना है। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स हमारी क्या होती हैं, ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो हम क्या करते हैं, जब खाते हैं तो हमारे स्टमक यानी कि पेट में जाके डिजॉल्व नहीं होती, वो हमारी इंटेस्टाइन में जाके डिजॉल्व होती हैं। और इनको देने का सिंपल इतना मतलब होता है कि मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके क्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो ड्रग हमारी वहीं पर जाके अपना इफेक्ट दे। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि मान लो कोई ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे पेट में जाके खराब हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसको ऐसी ड्रग्स देते हैं जो हमारी पेट में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि पेट में खराब हो जाती हैं। तो वो पेट में हमारी कोटिंग के थ्रू क्या होगी, कुछ भी उसका बिगड़ेगा नहीं, और इंटेस्टाइन में जाके वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, हमारे ब्लड में पहुंच जाएगी। तो इस रीजन में क्या करते हैं, हम एंट्री कोटेड टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा बेसिकली एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट यानी कि HPMCP। फिर हमारे यहाँ आते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट। तो यहाँ पर जो वर्ड जो है ना थैलेट, यही एक्चुअल में हमारा ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा स्टमक में जाकर डिजॉल्व नहीं होगा, और इसी की वजह से ये जो हमारा पूरा मटेरियल है ये हमारा इसको एंट्री कोटेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाकी एसीटेट पॉलीमर का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा आता है, राइट अबाउट डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस। तो जो हमारा डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस है, इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारी टैबलेट्स वगैरह होती हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन को हम चेक करते हैं। मतलब कैसे, मान लो जो हमारे पूरा अपैरेटस है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं करा भी चुका हूँ इसमें, तो वहाँ पर हम अपनी टैबलेट्स वगैरह डालेंगे और उसको चेक करते हैं कि कितने टाइम में हमारी ये डिसिन टूट रही है कि नहीं टूट रही। अब इसको करने का रीज़न क्या था, तो देखो जब हम पेट में खाते हैं किसी भी टैबलेट को, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि अगर हमने टैबलेट खाई, अगर वो टूटे ही ना, तो भाई अपना ड्रग रिलीज ही नहीं करेगी हमारे पेट में। और अगर उसका ड्रग हमारे पेट में रिलीज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, मतलब पेट में वो असर कैसे दिखाएगी, हमारे ब्लड में रिलीज कैसे होगी। तो इन सब के लिए उसका जो डिसइंटीग्रेट होना है वो भी हमारा ज़रूरी है। तो उस डिसइंटीग्रेट करने के लिए हम जिस अपैरेटस का यूज़ करते हैं वो हमारा डिसइंटीग्रेट अपैरेटस हो गया। और ये बेसिकली हमारा क्या करता है, एक टाइम पर इसके मतलब ये आप ना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक बार देख लेना, हुआ तो मैं यहाँ अटैच कर दूंगा या यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा।
और थोड़ी प्रोसेस लिख देना कि हम टैबलेट्स को उसके अंदर डालते हैं, फिर हम उसमें क्या करेंगे अपना 37 डिग्री फिक्स करेंगे, अपना जो हमारा सॉल्वेंट वगैरह होता है वो हम इसमें डाल देंगे, पोटेशियम बफर या पानी या वो चीज़ है, और फिर हमारे जो टेस्ट ट्यूब होगा उसमें जो हमारी टैबलेट्स हैं वो मूव करेंगे अप डाउन डायरेक्शन में धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे हमारी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। फिर हमें बस उसका टाइम चेक करना है कि कितनी देर में हमारी डिसइंटीग्रेट हुई, और उसे हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे और हमारा फाइनल चीज़ निकल आती है। तो शॉर्ट में आप जो है 2-4 बातें इसके बारे में लिख दो, कभी कभी आ जाता है। फिर बात करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज रोल ऑफ बाइंडर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। तो यहाँ सिंपल पूछा कि जब हम कोई भी टैबलेट्स बनाते हैं तो उसमें हमारे बाइंडर का क्या रोल होता है। तो सिंपल सा आप इस डायग्राम से समझो, मैंने कहानी यहाँ लिख दी है कि कोई भी हमारा मेडिसिमेंट है, कोई भी हमारी चीज़ है, उसको हम क्या करते हैं एक्सीपिएंट के साथ मिलाते हैं, और इन दोनों को मिलाने के बाद हमारी कोई भी टैबलेट्स तैयार होती है। तो देखो ये हमारा जरूरी तो नहीं कि ये दोनों चीज़ हमारी आपस में जुड़ी रहें, तो भाई ऐसा नहीं जुड़ेंगी तो क्या होगा, मान लो आपने टैबलेट बनाई, आपने पकड़ा, वो हमारी चूर चूर हो गई, हमारी बिखर गई। तो ऐसा ना हो, हमारी टैबलेट बनी रहे, ये चीज़ें आपस में अटैच रहें, और ये हमारा कंप्रेस रखे एकदम, इसका सेब वेब सब तैयार रहे। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इस बाइंडर का यूज़ करते हैं। तो अगर देसी भाषा में बोले तो बाइंडर हमारा एक तरह से गम है, जो गम क्या करता है, किसी को जोड़ने का काम करता है, चिपकाने का। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि फेविस्टिक है, तो अगर हम इसको लगा देंगे तो हमारे क्या होंगे, ये पेपर इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो एक तरह से ये बाइंडर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। उसी तरह बाइंडर हमारा एक तरह से गम या चिपकाने वाली चीज़ की तरह काम करता है, जो हमारे इस मेडिसिमेंट और एक्सीपिएंट को आपस में जोड़ कर रखता है, और ऐसे ही हमारे खुलते नहीं है बाद में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रोल होता है बाइंडर का इस पूरे टैबलेट फॉर्मुलेशन में। बाकी यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख जाएगी। फिर 19 क्वेश्चन आता है, डिफाइन डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारे जो ड्रग पाउडर होते हैं उसमें हम इस बाइंडर का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे जो भी टैबलेट या कंपाउंड होगा उसको हम लेंगे, और उस कंपाउंड में जो भी हमारा मतलब API होगा, जो हमारा कंपाउंड वो हमने लिया, उसमें हम जो कुछ एक्सीपिएंट मिलाते हैं, जैसे हमारा डाइल्यूएंट हो गया उसके साइज़ को बढ़ाने के लिए, फिर डिसइंटीग्रेंट मिला देते हैं थोड़ा बहुत, वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, फिर लुब्रिकेंट वगैरह डाल देते हैं, इसका फ्लो वगैरह हमारा ना बिगड़े। तो ये 2-4 चीज़ें लेंगे, बाइंडर का यूज़ नहीं करेंगे, यही इसका मेन पर्पस होता है। और जब इसको करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होता है, कैसे हमने ड्रग लिया, पहले उसको छोटा पार्ट में किया, फिर हमने इसमें वी कॉन सेप ब्लेंडर में डाल दिया। इसमें जब पहुँच गया तो यहाँ से हमने जो भी हमारे एक्सीपिएंट थे वो डाल दिए, बाइंडर नहीं डाला, अच्छे से मिक्स हो गया। और जब पूरा मिक्स हो गया तो डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होगा, यहाँ एक पंच होगी, यहाँ हमारी ये डाई होगी इस तरह से पूरी की पूरी, और यहाँ हमारा नीचे पंच होगा, यहाँ पे हमारा पाउडर भरा जाएगा, ये इसको प्रेस करेगा, ये इधर से प्रेस करेगा, और बाद में ये ऊपर निकल जाएगा, हमारी टैबलेट बाहर निकल आएगी। तो इस तरह सिंपल ही जेट हमारी टैबलेट बनती, कोई हमारा ग्रेजुएशन नहीं बना, कोई कुछ नहीं बना, डायरेक्टली पाउडर से जो है हमारी ये चीज़ तैयार हो गई। तो ये हमारा होता है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, जो कई बार शॉर्ट में या 5 नाफ में 7 में कई बार जो है पूछा गया, तो इसको आप यहाँ कर लेना। बाकी एक और 2-4 बात है कि ये हमारा उनके लिए सूटेबल होता है जिनमें क्या होती है, कंप्रेसिबल फ्लावर, कंप्रेसिबल यानी कि दबने की क्षमता, और फ्लो प्रॉपर्टी यानी कि उनकी आगे मूव करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इन्हीं के लिए हम जो है इनका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड हो गया। 20 हमारा आता है, डिफाइन एक्सीपिएंट्स विद एग्जांपल। तो एक्सीपिएंट्स हमारे एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे अब तक कि कोई भी टैबलेट्स है उसमें जो मेडिसिमेंट होता है उसके साथ हम एक्सीपिएंट को भी मिलाते हैं। तो एक्सीपिएंट एक तरह से हमारी टैबलेट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। बाकी क्या होता है कैसे, तो समझो एक्सीपिएंट हमारा एक इनर्ट सब्सटेंस होता है। मतलब क्या होगा कि वो हमारा उस ड्रग के साथ जाके उस ड्रग के एक्शन को या उसके काम को बिल्कुल भी बेकार नहीं करेगा। ये मतलब क्या है कि इसके पास क्या होता है, नो थेरापेटिक वैल्यू, यानी कि ये हमारी बॉडी में जाके कोई भी एक तरह से असर नहीं दिखाता है। बाकी ये हम क्या करेंगे, अपने ड्रग में ऐड करते हैं, मतलब मेडिसिमेंट के साथ या फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं। क्यों, जिससे उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। भाई अब मान लो इतनी अमाउंट में हमारा ड्रग है, इतना देना है, तो ऐसे तो हम बॉडी में दे नहीं सकते, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक्सीपिएंट को यूज़ करेंगे, तो इसका एक प्रॉपर साइज इतना हो जाएगा कि भाई आराम से हम इसको खा पी सकें। बाकी ये हमारा पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। एग्जांपल भाई कि मान लो कोई भी टैबलेट बहुत ही ज़्यादा कड़वी है, हद से ज़्यादा, तो उस ड्रग को ऐसे ले नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने मीठा वाला कंपाउंड से इसको क्या किया, चारों तरफ से लपेट दिया, पूरा इसको गोल कर दिया, अब बड़े आराम से इसको खा लिया जाएगा। बाकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी तो टैबलेट्स वगैरह में कई बार प्रिजर्वेटिव या ये चीज़ें भी पड़ती हैं, जो उस टैबलेट के जो हमारे मेन ड्रग है मेडिसिमेंट उसको खराब नहीं होने देता। तो इसमें भी हमारे फायदे करते हैं। तो इसीलिए जो है एक्सीपिएंट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे डाइल्यूएंट हो गया या बाइंडर्स हो गए, तो इसमें स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फिर हमारे कुछ ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स हो गए या फ्लेवरिंग एजेंट करेंगे, बहुत सारे हैं, आप यहाँ बड़े आराम से इनको लिख सकते हैं। फिर 21 हमारा आता है, डिफाइन टैबलेट कोटिंग विद इट्स सिग्निफिकेंस। तो टैबलेट कोटिंग एक्चुअल में क्या होती है, कैसे होती है। तो मान लो कोई भी हमारी टैबलेट वगैरह ये है, तो उस टैबलेट को चारों तरफ से क्या कर देना, कवर कर देना, और इसके ऊपर एक लेयर को जनरेट कर देना, ही हमारी क्या कहलाती है, कोटिंग कहलाती है। ठीक है, तो यही हमारी होती है। अब ये करते क्या हुए, तो कोई भी हमारे जो टैबलेट है या ड्रग्स है उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, और मान लो अगर उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब था, कड़वी थी, बुरी तरह थी, उसको नहीं खा सकते, ऊपर से हमने कोटिंग कर दी, तो यहाँ पर हमने मीठी एक लेयर चढ़ा दी, तो बड़े आराम से हम इसको खा सकते हैं। तो ये होता है। बाकी उसके ऑर्डर को, अनप्लेन टेस्ट, इन सबको मास्क कर देते हैं। मास्क का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग हो, आपने ऊपर अगर मास्क लगा लिया, मतलब आपका अंदर वाला
चेहरा छुप गया। सेम फंडा यहाँ है कि अगर हमने इसके ऊपर मास्क कर दिया इन चीज़ों को, ऊपर से अच्छी वाली चीज़ों को, तो इसके अंदर का बिटर टेस्ट था, जो खराब चीज़ थी, खराब तो नहीं थी, बहुत फायदे की थी, लेकिन थोड़ी सी कड़वी थी, वो हमारी यहाँ पर छुप जाएगी और इसको बच्चे बड़े आराम से खा लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा इसका क्या होता है, टैबलेट कोटिंग होती है। अब इसके कुछ मटेरियल की बात करें तो हमारे जैसे सेलेक हो गया, जीन हो गया, एकेसिया, जेलेटिन, इन सब का यूज़ करते हैं हम इसको करने के लिए। सुक्रोज तो बहुत लोग खाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस, यानी कि आखिर किस हम इसका यूज़ कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसके अनप्लीजेंट टेस्ट और कलर को हम छुपाने का काम कर रहे थे, मास्क कर रहे थे। फिर इसकी अपीयरेंस को बढ़ाने का काम कर रहे थे। देन क्या होता है, इसकी केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी को भी बढ़ा रहे थे। अब मान लो कोई हमारा ड्रग है, वो अगर ओपन है तो उस पर बहुत चांस है कि कोई माइक्रोबियल वगैरह हमारा आके अटैच हो जाए। तो अगर मान लो हमने इसको इस तरह से अटैच कर दिया तो ये ना तो गंदा होगा अंदर वाला, ना ही इस पर बैक्टीरिया वगैरह का इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ गई और इनकी थोड़ी सेफ्टी वगैरह सारा कुछ बढ़ गया। ठीक है, बाकी एंट्री कोटेड टैबलेट भी हमारी इसी कोटिंग के थ्रू ही बनाई जाती है, जो मैंने आपको अभी पहले बताई थी, इंटेस्टाइन में डायरेक्टली यूज़ करने के लिए। अब हमारी कुछ चीज़ें आती हैं डिफाइन। तो यहाँ पर 4 चीज़ें आपको ये बतानी है। पहली हमारी है कैपिंग, फिर हमारी है लेमिनेशन। तो कैपिंग में क्या होता है कि मान लो हमारे कोई टैबलेट है ना, तो वो हमारी 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। या तो उसके ऊपर वाला पार्ट हमारा अलग हो गया, या उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो इस तरह अलग हो जाएगा। देखो ये हमारा अलग हो गया, यहाँ पर ये अलग हो गया। तो ये हमारी कहलाती है कैपिंग। एक तरह से हमारी जो कैप होती है ना, आप सिर पे पहनते हैं, तो कैप एक तरह से हमारी हो गई। फिर बात करते हैं लेमिनेशन की। तो लेमिनेशन हमारी उस पर 2-3 लेयर चढ़ाई जाती हैं, किसी भी कागज़ वगैरह पर लेमिनेट करते हैं। सेम फंडा हो गया कि यहाँ पर जो टैबलेट्स है वो 1 से ज़्यादा पार्ट में, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो गई, ऊपर में छिल गई, अटक हो गई। तो ये हमारी होती है लेमिनेशन। दोनों के दोनों हमारे क्या है, टैबलेट प्रोसेसिंग के डिफेक्ट हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो ये हमारे डिफेक्ट के अंदर भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारी बेसिकली चीज़ होगी। फिर हमारे यहाँ पर 2 चीज़ और आती हैं, पिकिंग और स्टिकिंग। इनको हमें डिफाइन करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर सिंपल फंडा समझो। देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ये हमारी कैविटी है, ये हमारा लोअर पंच है, ये हमारा अपर पंच है। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ से हमारा कोई भी कंपाउंड होगा, ड्रग, वो हमारे यहाँ भरा जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको कंप्रेस करेंगे, ये पूरा हमारे कंप्रेस होते हैं, और ये ऊपर जाके इस टैबलेट को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह हमारी नॉर्मल प्रोसेस चलती है। अब पहला समझो पिकिंग। तो पिकिंग का मतलब आप लोगों ने कहा भाई पिकअप करो। पिकअप का मतलब क्या होता है, उठाना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर उठा कौन रहा है, ऊपर कौन जा रहा है, हमारा अपर पंच जा रहा है। तो जब हमने ये पूरी प्रोसेसिंग की, और इस केस में क्या हुआ कि जो हमारी टैबलेट है उसका छोटा सा भाग हमारा इस अपर वाले पंच पर जाके चिपक गया। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं। यानी कि पिकअप होता है, यानी कि उठा लेना। तो जो ऊपर उठाने वाला पंच था, वहाँ पर थोड़ा सा इसका ड्रग का पार्टिकल रह गया, तो हमारी टैबलेट के अंदर यहाँ से भी छूटेगा, तभी तो यहाँ रह गया। तो टैबलेट में हमारे डिफेक्ट आ गया, और इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं। सेकंड नंबर आता है स्टिकिंग। तो स्टिक का मतलब होता है चिपके रहना। तो यहाँ पर हमारी ये टैबलेट का पार्ट नीचे क्या आता है, पूरा का पूरा यहाँ हमारी कंप्रेस हुई। तो जब ये हमारा ऊपर आ गया, तो यहाँ पर कैविटी जो हमारी थी, जिसमें हमारी ये टैबलेट बन रही थी, वहाँ पर इस टैबलेट का छोटा सा हिस्सा चिपका रह जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर स्टिकिंग। तो ये हमारा डिफेक्ट है, यहाँ चिपका रह गया, तो टैबलेट में हमारे यहाँ कम हो जाएगा, तो टैबलेट हमारी डिफेक्टिव हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्टिकिंग, यानी कि नीचे हमारा एक पार्ट है वो हमारा यहाँ पर चिपका रह गया। तो ये हमारा होता है स्टिकिंग। अब आते हैं हम 23rd क्वेश्चन पे। तो इसमें है डिफाइन। तो डिफाइन में पहले हमें यहाँ पे फिर 4 चीज़ों को डिफाइन करना है, इसीलिए बोला था कि लगभग हमारे 50 से ऊपर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो पहला हमारा आता है एलिक्सर। तो एलिक्सर देखा जाए तो सिरप की तरह ही हमारी एक चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो बेस होता है, सिरप में मेनली हम वाटर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम जो बेस होता है वो हमारा हाइड्रो और एल्कोहलिक होता है, यानी कि पानी भी यूज़ कर सकते हैं और एल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा किया क्यों, तो देखो कोई कोई हमारे ऐसे ड्रग सब्सटेंस होते हैं वो सिर्फ पानी में मतलब पानी में डिजोल्व नहीं हो पाते। उस केस में हम क्या करते हैं, उसको एल्कोहल और पानी दोनों में यूज़ करते हैं, या फिर एल्कोहल में सिर्फ क्या करते हैं, उसको मिला के बना देते हैं। और जब हम उसको यहाँ पर बनाते हैं तो इससे क्या होता है, वो हमारा अच्छे खासा डिजोल्व हो जाता है, और बस यही हमारा सिंपल कंपाउंड है। बाकी फिर हम उसमें और चीज़ें मिला देते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, उसकी पेशेंट एक्सेप्टिंग को इंक्रीज करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया डाइफेन हाइड्रामीन HCl हो गया, या हमारा क्लोरहाइड्रेट हो गया। तो ये हमारा बेसिकली होता है एग्लिक्टर, पर इतना सा फर्क है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, हाइड्रो एल्कोहलिक हमारा बेस होता है, और ये भी हमारे मीठे होते हैं। लेकिन फिर बात करते हैं हम सिरप के बारे में। तो सिरप हमारे थोड़े से थिक होते हैं, मतलब थोड़े से गाढ़े होते हैं। आप जब भी देखना सिरप एकदम पतले नहीं होते, थोड़े से हमारे गाढ़े होते हैं, और ये हमारे स्वीट लिक्विड होते हैं, जो हमारे दवाई को कंटेन करते हैं, किसके अंदर, शुगर के अंदर, यानी कि हमारी सुक्रोज होती है उसके अंदर हमारे ये उसको कंटेन करते हैं। ठीक है, अब बात की जाए तो ये हमारे एक्वा सॉल्यूशन होता है, जिसमें लगभग हमारी जो है 66.7% वेट बाई वॉल्यूम की हमारी लगभग शुगर प्रेजेंट होती है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, शुगर के जो भी डेफिनेशन है, आप अगर ये फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो ये चीज़ आप यहाँ लिख देना। बाकी एग्जांपल की बात करें तो हमारा मेप्रीडीन HCl हो गया, या बेंटाइल हो गया, जिसके अंदर डाइक्लोअमीन HCl आता है। तो ये हमारे कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। आपको नहीं आता आप लिव 52 वगैरह भी लिख सकते हो। फिर हमारा थर्ड आता है सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सा हमको पता है, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे लिक्विड के अंदर अच्छे से डिजोल्व नहीं होते हैं, और जब उसमें डिजोल्व नहीं होते वो हमारे नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जब
भी हम इसका यूज़ करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमारी सिरप या दवा होगी उसको हम अच्छे से घुलाएंगे, मिलाएंगे, उसके बाद हम उसको पीते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली होता है। यहाँ हमने चॉक पाउडर वगैरह का एग्जाम्पल लिख रखा है आपको समझाने के लिए कि पानी में अगर चॉक पाउडर को घोलेंगे या हम सैंड को घोलेंगे तो वो हमारी अच्छे से डिजॉल्व नहीं होती, और अगर हम उसको सेक कर दें तो हमारी उसमें घुलने मिलने लगती है, लेकिन अच्छे से डिजॉल्व नहीं होती है। तो इसी तरह के हमारे को सस्पेंशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लेना नेट वगैरह पे और लिख के जरूर आना, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर खुद से जो है ऐड कर लेना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आता है यहाँ पर हमारा इमल्सन। तो इमल्सन भी हमारा दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, हेट्रोजीनियस है यहाँ पर, लेकिन ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है। सॉरी, अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसमें हमारे दो लिक्विड होते हैं। देखो यहाँ पर एक हमारा सॉलिड था, एक लिक्विड था, यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे लिक्विड होते हैं, लेकिन वो लिक्विड आपस में क्या होते हैं, अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। और उनको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इमल्सीफाइंग एजेंट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो वो दो चीज़ें हमारी क्या होती है, दो मिसमेल लिक्विड, एक हमारा होता है ऑयल, एक हमारा होता है वाटर। तो ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है ऑयल इन वाटर होता है जो, और एक हमारा होता है वाटर इन ऑयल होता है। देखो ये कुछ कॉमन फंडे हैं जो आपको हमेशा से पता है, तो इनके बारे में आप बड़े आराम से लिख सकते हो। फिर 24 हमारा आता है डिफाइन लायोफिलाइजेशन। अब ये थोड़ी सी अलग चीज़ है जो एग्जाम में कई बार आई है। मैंने इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर से लिए गए थे, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो लायोफिलाइजेशन क्या होती है, देखो कभी भी क्या होता है कि हमारे जो ऐसे कंपाउंड है, पेरिसेबल मटेरियल है, मतलब ऐसे कंपाउंड जो हमारे जल्दी खराब हो जाते हैं, उन कंपाउंड में हम क्या करते हैं, उनमें एक प्रोसेस करते हैं लायोफिलाइजेशन की। तो जो लायोफिलाइजेशन में क्या करते हैं कि हम उसके अंदर का वाटर का जो कंटेंट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। और इससे क्या होगा कि जब मान लो कोई भी कंपाउंड है उसमें जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी कुछ आते हैं, उनके सबसे बड़ा रीजन होता है उसके अंदर प्रेजेंट वाटर, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट। तो अगर हम उसके अंदर का वाटर निकाल देंगे तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो कॉन्टामिनेंट होने के या जो बैक्टीरिया के बनने के चांस होंगे वो हमारे कम हो जाएंगे। तो उसकी डिग्रेडेशन या फिर उसका खराब होने की जो एबिलिटी है वो भी हमारी कम हो जाएगी। अब करते कैसे, तो ये समझो शॉर्ट में कि मान लो हमारा कोई भी कंपाउंड है, कोई भी हमारे ड्रग पार्टिकल्स है, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको ठंडा करेंगे, फ्रीज करेंगे। और जब हम उसको पूरा फ्रीज कर देते हैं लगभग -50-60 तक, तो यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा सॉलिड बन जाता है, और जो हमारा वाटर होगा वो भी हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम कराते हैं इसमें सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन में आपको पता है क्या होता है कि हमारा सॉलिड जो है डायरेक्ट हमारा गैस बन के निकल जाता है। तो जब हम इसकी सब्लिमेशन करवाते हैं तो हमारा जो ड्रग है वो तो हमारा ड्रग रहता है, लेकिन जो इसके अंदर का वेपर्स था, मॉइस्चर था, वो हमारा उड़ जाता है, और इसी को हम यहाँ बोलते हैं वाटर रिमूवल प्रोसेस। और जब ये पूरा हमारा उड़ जाता है तो सिर्फ हमारा ड्रग रह जाएगा, और अगर ड्रग रह जाएगा तो उसके बचने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो उसको खराब करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह लगने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह ये हमारा होता है। बाकी इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह में कन्वीनियंट बना सकते हैं, क्योंकि फ्रीज करके हम इसको अच्छे से रख सकते हैं सेव करके। एग्जांपल के लिए जैसे हमारी टाइफॉइड वैक्सीन हो गई या वायरस वैक्सीन हो गई, तो ये भी वैक्सीन वगैरह हैं वो हमारी इसी प्रोसेस के थ्रू क्या की जाती है, प्योर एक तरह से की जाती है लायोफिलाइजेशन के द्वारा। अब आता है हमारा 25 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, एंड एक एग्जाम्पल लिखना है कि हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हमारे हार्ड वाले से कैसे बेस्ट है। तो सिंपल समझो क्या होता है कि जो हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है वो हमारा दो हिस्सों में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं कैप, इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, और इनके अंदर क्या होता है, हमारे ड्रग को भर दिया जाता है, और जो ड्रग्स होता है वो मोस्टली हमारा सॉलिड ही होता है। तो ये बेसिकली हमारी इसकी कुछ बातें हो गई। अब बात करें सॉफ्ट जेलेटिन, तो यहाँ पर एक हमारी सॉफ्ट होती है जेलेटिन, और वो सिंगल ही पार्ट होता है, मतलब एक अकेला होगा जो हम अपने हाथों से ऐसे निकाल नहीं सकते। और इसके अंदर जो हमारा कंटेंट होता है ड्रग का वो वैसे मोस्टली हमारा लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड में हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा हार्ड हो गया, ये हमारा सॉफ्ट हो गया। अब बात करें तो देखो यहाँ पर जो हमारी जेलेटिन होती है वो हमारी, आपको पता होगा हमारे जो जानवर होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनकी स्किन होती है, उसके कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं या जो हमारी हड्डियां होती है वो उनके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके द्वारा वहाँ से निकाली जाती है, आइसोलेट की जाती है, देन उसके द्वारा हमारी ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर एक हमारा कंपाउंड होता है प्लास्टिसाइजर, उसका यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टिसाइजर जब हम इस जेलेटिन में डालते हैं वो थोड़ी सी हमारी हार्ड होने लगती है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है हार्ड जेलेटिन की, तो इसमें तो हमारा प्लास्टिसाइजर ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, अच्छा खासा। लेकिन जो हमारा सॉफ्ट वाला है यहाँ पर हम इस प्लास्टिसाइजर का यूज़ थोड़ी सी कम मात्रा में करते हैं, इससे ये हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। तो ये बेसिकली दोनों के हमारे फंडे हो गए। एग्जांपल देखा जाए तो इसमें हमारा एमोक्सिलिन आ जाता है, और सॉफ्ट में देखा जाए तो मेनली हमारे विटामिन के जितने भी कैप्सूल हैं सब हमारे इसी में आते हैं। आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है ये विटामिन ए का है। तो इसके अंदर जब आप देखोगे ये कैप्सूल देखो आपको दिख रहा है, तो ये सॉफ्ट वाला है, मतलब यहाँ पर केवल एक ही हमारा सेल प्रेजेंट है सॉफ्ट में, और ये हमारा क्या है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है। तो ये हमारी बात हो गई। अब समझते हैं कि आखिर हमारा सॉफ्ट वाला है वो हमारा ज़्यादा मतलब उसका एडवांटेज बताना है इस हार्ड के मुकाबले। तो देखो जो सॉफ्ट वाला होता है इसके अंदर बेसिकली हमारा जो है लिक्विड में प्रेजेंट होता है। तो एक तो बात तय है कि इसकी जो हमारी बायोएबिलिटी होगी वो हमारी अच्छी होगी, क्योंकि भाई सॉलिड को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो लिक्विड वाले प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे बहुत जल्दी क्या होते हैं, हमारे वहाँ डिजॉल्व होंगे अंदर जाके, और बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना असर दिखाते हैं। तो बस यही है कि इनको खाने में एक तो आसानी होती है, भाई एकदम लिक्विड होते हैं, आप खाओगे बड़े आराम से आप खा सकते हो। दूसरा इनकी बायोएबिलिटी हमारी ज़्यादा
ज़्यादा होती है हार्ड के मुकाबले, इसकी भी ज़्यादा होती है, इसके अंदर सॉलिड होते हैं, लेकिन इसका जो हार्ड वाला जेलेटिन है इसको टूटने में, डिस्टिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बल्कि जो सॉफ्ट वाला ये वाला ये हमारा जाता ही बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और इसका रिलीज बहुत जल्दी ड्रग हमारा अंदर रिलीज हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारी इसकी कुछ बातें हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन आईपी सिरप एंड यूएसपी सिरप। तो देखो इन दोनों में सिर्फ एक ही फंडा हमारा होता है कि देखो दोनों में ही सुक्रोज शुगर का हम यूज़ करते हैं, दोनों ही हमारे देखो आईपी वाला हमारा इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाए और यूएसपी वाला हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाए। अब फर्क क्या है तो आप ये जान लो, आईपी में हमारा क्या होता है कि 66.7% अब शुगर का यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा यूएसपी वाला होता है ना इसमें हम लगभग 64% शुगर का यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा आईपी वाला वो ज़्यादा स्वीट होता है और जो हमारा ये है यूएसपी वाला वो हमारा कम स्वीटर होता है इसके मुकाबले। वैसे तो कम नहीं है, लेकिन आईपी के थ्रू हमारा क्या होता है कम होता है। तो ये बेसिकली हमारे इसके डिफरेंस हो गए। 27 की बात करते हैं तो डिफाइन कैप्सूल एंड डिफरेंट बिटवीन जेलेटिन ए एंड बी। तो कैप्सूल हमारा क्या होता है, तो कैप्सूल मैंने आपको दिखा दिया था, ये हमारे सॉफ्ट वाले हैं, तो इसी तरह के हमारे हार्ड वाले भी होते हैं, बस वो हमारे क्या होते हैं पूरा इस तरह का सेल होता है, यहाँ पर ये हमारी कैप होती है, जो हमारा बॉडी होती है, इसमें हमारा ड्रग इसके अंदर भरा होता है। तो ये हमारा हो गया कि कैप्सूल आर सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंस इनक्लोज्ड विद इन आइदर अ हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन सेल यूजुअली फॉर्म फ्रॉम जेलेटिन, यानी कि जेलेटिन से बना एक सेल होता है जिसके अंदर हमारा ड्रग जो है भरा होता है और ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। अब इसके हमें डिफरेंस बताना है जेलेटिन ए और बी का। तो देखो जो जेलेटिन ए होती है वो हमें जो है बोन्स के द्वारा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मतलब एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी जो हड्डियाँ होती हैं बोन्स और जो स्किन होती है उनके कनेक्टिव टिश्यू वगैरह से हम जेलेटिन को जो है आइसोलेट करते हैं। तो अगर हमने जो जेलेटिन है वो अगर हमने बोन्स के द्वारा लिया है हड्डियों से तो वो हमारा जेलेटिन ए कहलाता है, और अगर उनको हमने स्किन के द्वारा लिया तो वो हमारा जेलेटिन बी कहलाता है। इतना सा फंडा है। बाकी जो जेलेटिन ए होता है बोन्स को इसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस के थ्रू निकालते हैं, जिसमें हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है pH 9। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इसलिए आपको सिर्फ इतना याद कर लो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट pH हमारा 9 होता है। एसिड हाइड्रोलिसिस ट्रीटमेंट के द्वारा करते हैं और इसको हम जो है एल्कली यानी कि बेसिक ट्रीटमेंट के थ्रू करते हैं, और इसमें लगभग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा होता है pH 4.7 तक होता है। तो ये बेसिकली हमारे इसकी कुछ बातें होती हैं। अब बात करते हैं 28, व्हाट आर द वेरियस साइजेस ऑफ द कैप्सूल अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूजेज। तो कैप्सूल जो हमारे होते हैं उनके बहुत डिफरेंट साइज के साइज होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। तो वो हमारे ह्यूमंस में कौन से वाले यूज होते हैं, तो देखा जाए तो टोटल लगभग हमारे 8 साइज होते हैं कैप्सूल के। ये आपको दिख जाएगा, पहले हमारे ये 30 वाला, 20 वाला, 10, फिर 1 2 3 4 5। अब देखो जो इधर वाला ये हमारा सबसे बड़ा है, फिर हमारे ये छोटे होते चले गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये हमारा एक्चुअल में क्या है, इसका डिक्रीजिंग साइज है, मतलब हमारा ये 3 0 सबसे बड़ा है और ये 5 हमारा जो है सबसे छोटा है। तो इस तरह हमारे ये साइज होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में जो लार्जेस्ट साइज हमारा यूज होता है वो हमारा होता है ये वाला, यानी कि 00 वाला साइज होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट हमारा यूज होता है 0 वाला, ये वाला। अब देखा जाए तो जो मोस्टली कैप्सूल आपको मिलते हैं ये भी आपको जो देखने को सारे मिलेंगे, ये लगभग हमारे 2 और 3 नंबर वाले होते हैं, ये वाले होते हैं, और इन्हीं का जो है सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ किया जाता है। और जो ये वाले होते हैं ये तो एनिमल्स पे यूज़ ही नहीं होते, ये हमारे जानवरों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इसके कैप्सूल के साइज़ों की बात हो गई। ठीक है, चलिए तो अब हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है 29 वाला, डिफाइन पैलेट्स एंड पैलेटाइजेशन प्रोसेस। तो पैलेट्स हमारे सिंपली क्या होते हैं कि हमारे मान लो कोई भी फ्री पाउडर्स है तो उसको क्या करेंगे हम थोड़े बहुत बाइंडर और इन सब चीज़ें मिला के क्या करते हैं उसको इस तरह से पैलेट्स में, यानी कि छोटे छोटे हमारे यहाँ पर अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं स्पेरिकल शेप या फिर सेमी स्पेरिकल शेप की यूनिट्स होते हैं, सॉलिड यूनिट होते हैं फॉर्म, इसमें ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पैलेट्स होते हैं जो हमारे इसी फ्री पाउडर के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको एग्लोमेरेटन के द्वारा यानी कि उनको इकट्ठा करके जोड़ दिया जाता है, तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाते हैं पैलेट्स बन जाते हैं। तो बेसिकली इनका फंडा हो गया। अब इनके पास क्या होती है कि इनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और सेफ्टी भी हमारी इनकी हाई होती है, एफिकेसी हमारी हाई होती है। बाकी साइज़ की बात करें तो लगभग हमारे 0.5 से 1.5 mm तक ये हमारे होते हैं, इनका साइज़ होता है। ठीक है, प्रोसेस की बात करें इसकी क्या होती है, तो कई बार ये लॉन्ग में भी आई है, तो वहाँ पर आप 1-2 इसको डिटेल में पढ़ लेना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो फ्री पाउडर्स होते हैं उसको उससे पैलेट्स को बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम जो है पैलेटाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब इसमें हमारी 2-4 तरह की प्रोसेस, जैसे हमारा आ गया ड्रग लेयरिंग वाला। तो इसमें क्या होता है, मान लो कोई भी हमारा ड्रग का छोटा सा पार्ट है जो हमारा ड्रग ले लिया, उसके ऊपर हम क्या करेंगे ये फ्री पाउडर और ज़्यादा हम यूज़ करते रहते हैं और इस तरह से हम इसको लेयर बढ़ाते रहते हैं, तो फाइनली हमारी एक क्या होती है पैलेट्स का पूरा जो ग्रैन्यूल्स है वो हमारा इस तरह से बन जाता है। तो ये हमारी बेसिकली फंडा होता है। आप चाहो इन जाको जो है देख लेना और इसमें से कोई सी भी हमारी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पैलेट्स प्रोसेस हो गई, ये हमारे पैलेट्स वगैरह के बारे में डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं हम 30 क्वेश्चन, डिफाइन पेरेंटल प्रोडक्ट एंड इट्स एडवांटेज। तो देखो पेरेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, ये हमारे वो होते हैं जो हम इंजेक्शन के द्वारा जो है अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट
कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हो गया। बाकी इनके अंदर का जो हमारा ड्रग होता है कोई भी, वो हमारा स्टेराइल प्रिपरेशन होती है। स्टेराइल का मतलब क्या है कि वो हमारे एकदम स्टेराइल करते हैं, मतलब इसमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह कुछ भी माइक्रोब्स हमारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनको डायरेक्टली हम जो है अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो अगर कोई भी इनमें इम्प्योरिटी होगी तो हमारे मतलब बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि ये हमारे एक आईवी होते हैं जो हम डायरेक्टली अपने उसमें देते हैं, अपनी नसों वगैरह में देते हैं। आईवी होते हैं, इंट्रावेनस, फिर हमारे कुछ आईएम होते हैं, इंट्रामस्कुलर होते हैं, सबक्यूटनेस होते हैं हमारे। तो इस तरह के बहुत होते हैं, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया। आप चाहो तो इनके एग्जाम्पल में लिख सकते हो, आईवी हो गया, आईएम हो गया, फिर सबक्यूटनियस हो गया। इस तरह से आप यहाँ पर जो है इनको लिख सकते हो। तो ये हमारे बेसिकली पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे इन रूट के थ्रू हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं। अब एडवांटेज की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा थेरेपेटिक रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब जो आईवी वाला है उसके पास 100% बायो एबिलिटी होती है, क्योंकि वह डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर ही रिलीज किया जाता है। बाकी इनकी बायोटी मैक्सिमम होती है। बाकी ये हमारे किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, मान लो कोई बंदा बेहोश है या कोई इस हालत में नहीं है कि वो कुछ खा पी सके, तो भी हम जो है इंजेक्शन उसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये हमारा इसके फायदे होते हैं। तो ये हमारा हो गया पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में। तो अब अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लिखाओगे ना उसके बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और अगर लॉन्ग में आता है तो आप इनकी डेफिनेशन वगैरह को जरूर इंक्लूड करना। अब हमारा क्वेश्चन आता है 31, व्हाट इज आइसोटोनिसिटी, गिव इट्स सिग्निफिकेंस इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन। मतलब यहाँ पे क्या बताना है कि आखिर हमारी आइसोटोनिसिटी क्या चीज़ होती है, और अगर ये हमारा मतलब पेरेंटल फॉर्मुलेशन में क्या है। तो देखो आइसोटोनिसिटी में समझाने के लिए आप सिंपल इतना फंडा समझो कि मान लो आप लोगों ने देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा होगा। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। हमारे जो बॉडी का फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर हमारी आरबीसी प्रेजेंट होती है। आप शॉर्ट में समझो, वैसे ये लॉन्ग टॉपिक है, कभी आप बोलोगे तो मैं लॉन्ग में आपको बता दूंगा। तो हमारी आरबीसी प्रेजेंट होती है। अब हमारी बॉडी में जब कोई भी कमी होती है तो हम अपनी बॉडी में बाहर से एक फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर फ्लूइड होता है वो नॉर्मली हमारा सेलाइन सॉल्यूशन होता है, जिसका हमारा क्या होता है 0.9% NaCl होता है। ये क्या हमारा सॉल्यूशन, आपको देखा होगा ना बोतल वगैरह चढ़ती है, सैलाइन की बोतल पड़ती है, ये सब। तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है हमारा लगभग इतना होता है। अब मान लो अगर उसमें ये कंसंट्रेशन हमारा 0.9% ना होगा तो इसकी जो टॉनिसिटी है वो हमारी इसके साथ क्या होगी, मैच नहीं खाएगी। और उस केस में क्या होगा कि अगर हमने सॉल्यूशन कोई गलत दे दिया तो वो इस आरबीसी को आगे क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। और अगर ऐसा होगा तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, इरिटेशन कॉज होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज हो सकती हैं और नुकसान भी होगा। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी हमारी टॉनिसिटी या जिनका जो कंसंट्रेशन ऑफ होता है सॉल्वेंट वो हमारा इस आरबीसी या जो हमारे अंदर के ब्लड होते हैं उसके साथ मैच करता है। और अगर वो मैच नहीं करेगा तो जब हम वो फ्लूइड्स को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वो हमको क्या कर सकते हैं, हमें क्या कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर इरिटेशन कॉज कर सकते हैं और हमारे सेल वगैरह को डैमेज कर सकते हैं और हीमोलाइसिस कर सकते हैं, मतलब हमारी आरबीसी वगैरह को डैमेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस पूरे का पूरा फंडा होता है आइसोटोनिसिटी वाला। तो ये क्वेश्चन कई बार जो है 7 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो अगर हम लॉन्ग वाले को वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम इसको इंक्लूड कर देंगे। बाकी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडा है, बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। अब समझते हैं 32 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लूम स्ट्रेंथ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ एक्चुअल में क्या होती है। तो देखो हमारे जो भी जेलेटिन वगैरह वाली चीज़ थी उसकी स्ट्रेंथ को पता करने की ये हमारा एक तरह से टेस्ट होता है। यानी कि इसको हम जेल स्ट्रेंथ नाम से भी जानते हैं और बाकी इसको हम जो है जहाँ ब्लूम स्ट्रेंथ या फिर ब्लूम वैल्यू नाम से भी जानते हैं। तो इसका बेसिकली फंडा क्या होता है कि जो हमारा जेलेटिन हो गया या जो हमारे जेल वगैरह होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, उनकी स्टिफनेस मतलब कठोरता को मेजर करते हैं। और बाकी ये हमारा बाकी मतलब जेलेटिन की इन चीज़ों को ये चेक करने में काम आता है, उसकी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और उसकी कठोरता। अब ये जरूरी क्यों है, देखो जेलेटिन हम बना रहे हैं उसके अंदर हम ड्रग्स वगैरह को भरेंगे, अगर उसमें ये चीज़ हमारी कमजोर हो गई तो हमारा जो कैप्सूल है वो हमारा पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो इसी चक्कर में हमको जो है ये ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट करना पड़ता है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी जेलेटिन कितनी ज़्यादा मजबूत है। बाकी जो हमारे जेलेटिन होते हैं या ये जो टेस्ट इसमें जो हमारा मोलिकुलर वेट होता है एवरेज वो 30 से 300 ब्लूम तक होता है पूरा। बाकी बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया मेजर करता है स्ट्रेंथ को। और एक और चीज़ है कि हमारी ब्लूम स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी हमारा जो कैप्सूल होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर वो हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, स्टिफनेस उसकी ठीक ठाक होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो हमारा कैप्सूल होगा वो ज़्यादा टाइम के लिए हमारे ड्रग को संभाल कर रख पाएगा और उसको हमारी बॉडी में अच्छे से पहुँचा पाएगा। अगर ये चीज़ें कम हो जाएंगी तो वो चीज़ हमारी क्या करेगी, उसको खराब कर देगी। बाकी इसकी रेंज हमारी लगभग होती है 150 से 250 ग्राम तक होती है ब्लूम स्ट्रेंथ की हमारे किसी भी जेलेटिन के अंदर। तो ये बेसिकली यहाँ पर फंडा हो गया। अब बात करते हैं हम 33 यानी कि इसका क्वेश्चन है डिफाइन असेप्टिक प्रोसेसिंग। तो इसको आप जो है माइक्रोबायोलॉजी से भी लिख सकते हो। मतलब ऐसी ये हमारी जैसे मान लो कोई भी हमारा असेप्टिक रूम हो गया जिसके अंदर हमारे बेसिकली क्या है सारा कुछ हमारा एकदम क्लीन होगा, मतलब वहाँ पर एक भी बैक्टीरिया वायरस नहीं होगा। उसके अंदर हमारे हैपो फिल्टर होते हैं, असेप्टिक पूरा एरिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम कोई भी ड्रग वगैरह को बनाते हैं तो वो चीज़ हमारी असेप्टिक प्रोसेसिंग कहलाती है। और ये बेसिकली हम किस में करते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट जब ज़्यादा बनाते हैं, जैसे हमारे इंजेक्शन वगैरह वाले जो होते हैं ऑप्थेल्मिक होते हैं, आंखों वगैरह
वगैरह वाले होते हैं, ये सब हमारे सेंसिटिव सीन हो जाते हैं। मतलब अगर इनको हमने इस एरिया में नहीं बनाया, कोई बैक्टीरिया वायरस एक तो इनमें बहुत जल्दी पकड़ता है, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनमें वाटर वगैरह का भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा चांस होते हैं। तो इनको हम बिल्कुल ही असेप्टिक एरिया में बनाते हैं। तो बस असेप्टिक एरिया में किसी भी ड्रग सब्सटेंस वगैरह को बनाने की जो प्रोसेस होती है, प्रोडक्शन होती है, वही हमारी असेप्टिक प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, तो यही हमारा बेसिकली इसका फंडा हो गया। बाकी मेन काम तो इसका यही है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको, बस इतना सा इसका फंडा हो गया। 34 की बात करें तो व्हाट आर WFI एंड स्टेराइल WFI। तो ये फंडा थोड़ा सा अलग है और ये हमारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में शायद आया हुआ है कहीं पर। तो WFI का मतलब होता है वाटर फॉर इंजेक्शन। अब इसको आप ऐसे समझो, देखो आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इतनी छोटी सी एक हमारी कोई भी चीज़ निकालता है और उसमें से ड्रग लेगा और उसको एक पानी के साथ मिक्स करेगा, और जब वाटर के साथ उसको मिक्स करते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, देन वो जो है 1 ml 2 ml जो लगाना होता है वो लगाते हैं। तो वहाँ पर जो पानी यूज़ किया जाता है वो हमारा WFI होता है, यानी कि वाटर फॉर इंजेक्शन। यानी कि ये हमारे ऐसे कोई भी, ये हमारा एक तो स्टेराइल वाटर होता है और ये हमारा वो वाटर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पेरेंटल प्रोडक्ट जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उसमें, उसकी जो दवा होती है, मेडिसिन होते हैं, उसको हम वहाँ पर मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे वो वाटर होते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारे स्टेराइल होते हैं और ये हमारे अच्छे से कंटेनर वगैरह में पैक होते हैं और इसमें हमारा सब्सटेंस जो होगा डिजोल्व होगा, उसके बाद एक सॉल्यूशन तैयार होगा, वो सॉल्यूशन हमारा पेरेंटली क्या दिया जाएगा, एडमिट किया जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये हमारा बेसिकली फंडा होता है। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें और इसमें अंतर क्या था। तो देखो जो WFI है वो और ये हमारे वैसे तो दोनों ही हमारे स्टेराइल होते हैं, मतलब प्योर होंगे, भाई बॉडी के अंदर डालेंगे तो प्योर तो होना चाहिए, तो ये सारे के सारे हमारे स्टेराइल होते हैं, अच्छे से सारा कुछ होता है। लेकिन जो हमारा स्टेराइल WFI ये हमारे स्पेशल जो दिए गए हैं, ये हमारे क्या होते हैं कि इन पर हमारे एक्स्ट्रा टेस्ट भी अप्लाई किए जाते हैं, मतलब इनकी प्योरिटी बहुत ही ज़्यादा चेक की जाती है और इनके ऊपर कुछ हमारे एक्स्ट्रा टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, शॉर्ट में आप समझ लो, आता है तो आप इतना लिख दोगे, आपको डेट नंबर तो बड़े आराम से मिल जाएगा। फिर हमारा, अरे यहाँ एक क्वेश्चन हमारा रह गया, व्हाट इज वेपर टैप एंड हाउ इट इज सिग्निफिकेंट। तो इसको हम बाद में इंक्लूड कर देंगे। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताओ कि व्हाट इज वेपर टैप एंड हाउ इट इज सिग्निफिकेंट। तो इसका आंसर आपको जो कमेंट्स में लिख के बताना है और हम इसमें इंक्लूड इसको बहुत जल्दी कर देंगे। फिर हमारा आता है 36 क्वेश्चन, डिफाइन एम्प्यूल्स एंड वायल। तो हमारे एम्प्यूल्स और वायल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो ये हमारे वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पेरेंटल जो कंटेनर्स होता है उसके जो सब्सटेंस होता है, ड्रग, उसको इकट्ठा करके रखती हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिख जाएंगी। अब आप लोग मन में सोचो कि इसमें से कौन सा हमारे एम्प्यूल्स है और कौन सा हमारे वायल्स है। सोच लिया, चलिए। तो ये आपको जो दिख रही होंगी ये हमारी क्या है, ये हमारी एम्प्यूल्स हैं और ये आपको दिख रहा है ये हमारी क्या है, वायल्स हैं। तो अब आपको जो कहानी बताने की ज़रूरत ही नहीं, जो हमारे एम्प्यूल्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होंगे, ये हमारे बेसिकली ग्लास के, प्लास्टिक के या ज़्यादातर हमारे ये ग्लास के ही बने होते हैं। बाकी बात करें तो ये हमारे सील होते हैं यहाँ पर, और ये जो सील किए जाते हैं वो हमारे किससे किए जाते हैं, हमारी एक फ्लेम के द्वारा किए जाते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हमारे अंदर नहीं आ सकता, तो एकदम ये हमारे प्रिवेंट होते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ इसको ऐसे पकड़ते हैं, इसमें ऐसे मारते हैं, ये यहाँ से हमारा टूट जाता है, फिर इसके अंदर के हम इंजेक्शन भर लेते हैं और लगा देते हैं। तो इस तरह ये हमारा काम करता है। फिर हमारे जो वायल्स होते हैं तो एक तरह से ये हमारे छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, कई ज़्यादा होते हैं। तो इसमें भी हमारी चीज़ें भरी होती हैं, जैसे हमारा सीरम हो गया या और भी कोई हमारा लिक्विड ड्रग्स हो गया, वो हमारा भरा होता है। अब ये हमारे दो तरह के आते हैं, या तो हमारे सील होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर एक हमारी एल्यूमिनियम फॉइल सी लगी होती है, या हमारे केवल एक रबड़ वाले होते हैं जो हमारे निकल जाते हैं, इसमें ड्रग निकालो फिर इसको भर के रख दो। तो ये दो तरह के होते हैं और ये हमारे वाइल्स कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली क्या होगी, इसके फंडे हो गए। अब 37 क्वेश्चन आता है, डिफाइन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन विद एग्जांपल। तो ऑप्थेल्मिक का फंडा यहाँ भी आता है। तो ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है आंखों के लिए हमारी कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है। तो ये जो हमारे प्रिपरेशन या ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली हमारी कौन सी होती हैं, ये या तो हमारी ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारी आंखों के अप्लाई के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि आंखों में यूज़ करने के लिए हमारे बनाए जाते हैं। जैसे हमारा आई ड्रॉप हो गया, या हमारा आई ड्रॉप हो गया, आई लोशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर हो गई। बाकी ये हमारी किसको बनते हैं, तो इसमें हमारा स्टेराइल लिक्विड्स होता है, ये हमारे सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारी सॉलिड में भी हो जाती हैं, और ये हमारी बेसिकली प्रिपरेशंस होती हैं जो हमारी एक या उससे ज़्यादा एपीआई को कंटेन करती है। बाकी इनका फंडा क्या होता है कि हमारे आंख के ऊपर या तो डायरेक्टली टॉपिकली लग जाते हैं, या इंट्राओक्यूलर मतलब आंख के अंदर लग जाते हैं, या पेरिओरल मतलब थोड़े से इसमें और नशा वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली लग जाते हैं, या फिर कई बार जो है इनकी डिवाइसें होती हैं हमारी ऑप्थेल्मिक वाली, उनके हेल्प की मदद से भी लग जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगी, इसकी बातें होगी। बाकी एग्जांपल की बात करें तो एसिटाइल सिस्टीन हो गया या पीलो कार्बन वगैरह हो गई, ये हमारी इसकी कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की। अब 38 क्वेश्चन समझते हैं, नेम द ऑल टाइप्स ऑफ ग्लास यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो जो फार्मास्यूटिकल हमारी पैकेजिंग करते हैं, मतलब कोई भी हम फार्मेसी का सामान जो भी पैक करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा होता है ग्लास वाला मटेरियल। और क्वेश्चन भी कई बार जो है इसी के ऊपर आता है, क्योंकि जो हमारा ग्लास होता है वो हमारा इनर्ट होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। तो अब यहाँ पूछा है कौन कौन से
हम यहाँ पे गिलास यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिख दिए जहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है। एग्जांपल में हमारे आगे ये हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे मोस्टली सिलिकेट्स होते हैं। तो हमारा एक होता है बोरी सिलिकेट गिलास हो गया, जिसको हम न्यूट्रल गिलास बोलते हैं। यह हमारा हो गया सोडा लाइम सिलिका गिलास हो गया। तो ये बेसिकली हमारे गिलास हो गए जो हम जो है यहाँ पर पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनसे हम चीज़ों को बाद में बना सकते हैं। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एरोसोल वाल्व एंड राइट देयर वेरियस पार्ट। तो ये क्वेश्चन कई बार जो लॉन्ग में भी पूछा गया है, शॉर्ट में भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो एरोसोल के जो हमारे वाल्व्स होते हैं, ये हमारे वो हमारा डिवाइस होता है जो एक्चुअल में क्या करता है, स्प्रे करने में हेल्प करता है। अब जैसे मान लो कोई भी हमारी चीज़ है, ये आपको दिख जाएगी, यहाँ पर इस तरह से स्प्रे वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला पूरा फंडा है और यहाँ पे एक पाइप भी लगी होती है, तो ये जो पूरा फंडा है ये हमारा एरोसोल वाल्व कहलाता है और ये हमारे इसके मुंह पे अटैच होता है और इसको जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से हमारा ड्रग बाहर निकलेगा। तो ये पूरा का पूरा फंडा हमारा एरोसोल वाल्व कहलाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन वगैरह में आया है। तो अब पूछा है कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली आपको दिख जाएंगे सारे। तो सबसे ऊपर हमारा होता है वॉल्व। तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगी ना, जो नोजल होता है जहाँ से हमारा ड्रग रिलीज होता है उसको हम वॉल्व बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपको ये दिख जाएगा ढक्कन सा था, इसको बटन था जिसको हम प्रेस कर रहे थे, उसको हम एक्चुएटर बोलते हैं। तो ये हमारा स्प्रे वाला बटन होता है। फिर इसके नीचे ये हमारा इसके ऊपर रख जाएगा और ये हमारा पूरा जो होता है इसको हम वॉल्व कप बोलते हैं। एक तरह से इसका कप हो गया जो इनको हमें सील करने का काम करेगा अच्छे से, यानी कि यहाँ से गैस वगैरह हमारे नहीं निकलेगी। फिर इसके नीचे हमारे यहाँ पर फिर होता है स्टेम। तो स्टेम हमारा मेन काम क्या होता है, ये हमारे एजिटेटर और स्प्रिंग को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब ये हमारा इसमें फंसने के बाद स्प्रिंग हमारी यहाँ आ जाएगी स्प्रिंग, और ये एजिटेटर हमारे इसमें लग जाएगा, ये हमारे इसके साथ। तो इससे क्या होगा, इन दोनों का कंबाइंड बनेगा। तो जब ये दबेगा तभी तो हमारी स्प्रिंग प्रेस होगी, और जब ये दबेगा स्प्रिंग हमारी दबेगी तब हमारा कोई भी ड्रग रिलीज होता है। तो ये हमारा कहलाता है स्टेम, सही हमारा कहता है स्टेम, यानी कि ये हमारा इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा था। फिर हमारे यहाँ पर आता है स्टेम गैस्केट। तो ये एक तरह से क्या करेगा कि ये हमारा एक तरह से चाबी की तरह काम करता है। मतलब जो भी हमारा चीज़ है, अगर हमको ये चीज़ बाल को जब निकालना होगा, सबसे पहले हमें जो है इसको निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा एक तरह चाबी की तरह काम करता है। बाकी ये करेगा क्या, तो हमारे वॉल्व स्टेम को क्या करेगा, एक तरह से एयर टाइट कर देगा। मतलब ये एकदम फिक्स हो जाएगा, हमारा सील हो जाएगा सारा मामला और एकदम एयर टाइट हो जाएगा, एयर वगैरह बाहर नहीं निकलेगी। तो ये होता है। फिर हमारी स्प्रिंग होती है तो हमारे इस तरह से यहाँ जुड़ जाता है। फिर हमारी यहाँ पर आती है हाउसिंग। तो हाउसिंग का सिंबल मतलब क्या है कि ये हमारे स्प्रिंग को यहाँ से अटैच करेगा और ऊपर हमारी जो डिप ट्यूब है यहाँ नीचे से इस डिप ट्यूब को यहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो ये इसका मेनली काम हो गया। फिर हमारे यहाँ पर आता है डिप ट्यूब। तो डिप ट्यूब आपको पता है ये हमारी मेन उसमें मिली होती है जिसमें हमारा ड्रग वगैरह होता है, यहाँ से ये इसको खींचेगा और ऊपर हमारा इसकी तरफ बाहर निकालेगा। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हो गए। अब इसको आप जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बाकी बात करें तो जैसे हमारा कोई भी एग्जाम्पल ले लें, तो कोई पर्सनल ड्यूटेंट हो गया, फुसफुस हो गया, कोई सा भी डीओ वगैरह हो गया, फिर हेयर स्प्रे हो गया, तो ये सब हमारी कुछ चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये हमारा एरोसोल हो गया। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको कुछ भी ना आए, आप अस्थमा पंप का लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा बेसिकली इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आता है 40 क्वेश्चन हमारा इसका, डिफाइन प्रोपेलेंट्स एंड देयर फंक्शन इन एरोसोल सिस्टम। तो एरोसोल सिस्टम के अंदर हमारा जो प्रोपेलेंट है और उसका फंक्शन क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो, जो भी हमारा एरोसोल बन रहा था, तो आपने देखा होगा कि जब भी एरोसोल कोई बनता है, उसको जब हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो प्रेशर के साथ हमारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो जो प्रेशर उसके अंदर बनता है ना, वो प्रेशर बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है वो हमारा प्रोपेलेंट ही होता है। तो प्रोपेलेंट एक्चुअल में वो है जो हमारे एरोसोल्स के अंदर क्या कर रहा है, हमारी प्रेशर को जनरेट करने का काम कर रहा है। मतलब प्रेशर को ये बनाने का काम कर रहा है, और जब प्रेशर बनेगा तभी तो कोई ड्रग हमारे इससे बाहर निकलेगा। तो इसलिए प्रोपेलेंट हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रोपेलेंट ऐसा काम कैसे कर पाता है, तो प्रोपेलेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है साइडली। और जब इसका ज़्यादा होगा तभी वो हमारा एटमॉस्फेयर के मुकाबले क्या करेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ उसको रिलीज करेगा, और जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर बाहर निकलते हैं। तो ये बेसिकली इसका फंडा होता है। अगर हम इसको टाइम मिला, इसको जब करते हैं तो आपको डिटेल्स में सारी कहानी बताएंगे कि कैसे हमारे एरोसोल जो है काम करते हैं। अब आप पढ़ जरूर लेना, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी क्वेश्चन, आप वहां जाके चेकआउट कर लेना। अब आता है डिफाइन फ्लेम एक्सटेंशन टेस्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखो, हमने जो एरोसोल वगैरह बनाए, अब हमको चेक करना होता है कि आखिर इनकी जो स्पीड है ये कितने आगे तक जाएंगे। तो उसको ऐसे तो हम चेक कर नहीं सकते क्योंकि भाई हमको दिखते नहीं है एकदम प्रॉपर। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक रखते हैं मोमबत्ती, कोई भी, उसमें हमने आग जलाई, फ्लेम एक तरह से हो गया। ये हमारा स्प्रे को हम पूरा मशीन में फिट कर देते हैं, एक पूरी मशीन होती है। अब क्या होता है, ये जैसे हमारा ऑटोमेटिक प्रेस होगा, आपको पता है ये इसमें हमारा हल्का मात्रा में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी आग पकड़ लेती है। तो जब यहाँ से आगे जाएगा तो ये फ्लेम होगी, वो इसमें भी आएगी और वो हमारी आगे जाती है। तो हमारी फायर जो होती है वो हमको इजीली विजिबल होती है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे कितने आगे तक जाएगा, और इसी के बेस पर हम, ये हमारा पूरा टेस्ट कहलाता है फ्लेम एक्सटेंशन टेस्ट। और इसी के बेस पर पता करते हैं कि हमारी इसकी जो स्प्रे है वो हमारी कितने आगे तक जा रही है, और एबिलिटी वगैरह, प्रोपेलेंट का कैसे काम है, वेपर प्रेशर कैसे बना रहा है, ये सारी चीज़ों को हम जो है इसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। तो ये हमारा कहलाता है फ्लेम एक्सटेंशन टेस्ट। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं 42 हमारी बारी, डिफाइन मीटर डोज इनहेलर। तो मीटर डोज इनहेलर का मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कुछ फुसफुस ऐसे होते हैं जिनको आप दबाओगे एक बार में, तो एक बार में जैसे आपने दबाया और फिक्स अमाउंट में हमारी चीज़ निकलती है।
तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये आपको दिख रहा होगा बाइलेशन छोटा सा है पॉकेट वाला, तो अगर हम इसको यहाँ प्रेस करते हैं, ये हमारा मेन चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया था वॉल्व वाला सीन, कि यहाँ पर जो ये दिख रहा होगा, ये जो हमारा एक्चुएटर है, ये आपको दिख रहा है, ये वॉल्व हो गया हमारा, और इसके अंदर पूरा सिस्टम हमारा बना हुआ है ये वाला। अब अगर हम इसको प्रेस करते हैं, देखो प्रेस किया, एक बार निकला हमारा। तो जो इस तरह के हमारे होते हैं, इनको हम बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा फिक्स है। अब कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप प्रेस करोगे तो वो कंटिन्यूस हमारे निकलते ही रहते हैं जब तक आप उससे ये वाली उंगली ना उठाओगे। तो वो नहीं, हमारे जो मीटर्ड वाले होते हैं, इनमें क्या होता है कि इसमें हमारी क्या होती है, एक टाइम पर एक फिक्स डोज ही जो है वो हमारी बाहर निकलती है। तो यही हमारे मीटर्ड कहलाते हैं, एक तरह से हमारे कैलकुलेट होते हैं। और ये मोस्टली हमारे अस्थमा पंप में यूज़ किए जाते हैं। मतलब जिन लोगों को अस्थमा होती है तो उसमें एक बार जब वो दबाएंगे, तो वो दबाते हैं तो उनका जो ड्रग होता है वो हमारा अंदर चला जाता है। उसके बाद वो रीफिल हमारा तब होगा जब हमारा खाली हो जाएगा बाहर से। तो इस तरह हमारे ये काम करते हैं, एक टाइम पर एक ही डोज। और ऐसा जरूरी भी है क्योंकि मान लो कोई अस्थमा वाला है, अब उसमें हम जो ड्रग दे रहे हैं वेज़ोडाइलेटर वाली देते हैं, वहाँ पर बेसिकली GTN वगैरह ज़्यादा यूज़ की जाती है, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्राइल या नाइट्रोग्लिसरीन वाली। तो अगर वो मान लो ज़्यादा हो गई किसी केस में तो नुकसान भी पहुँचा सकती है, भाई ज़्यादा हो जाएगा सीन, कम हो गई तब भी नुकसान पहुँचाएगी, असर नहीं दिखा। तो इसलिए यहाँ पर जो है फिक्स डोज हमारी बनाई जाती है इसमें। अब हमारा 43 क्वेश्चन आता है, डिफाइन वेज एडजॉर्प्शन। तो वेज एडजॉर्प्शन से आप क्या समझते हैं? मान लो कोई भी हमारा बेस है, तो एडजॉर्प्शन का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी जो हमारा पार्टिकल्स होगा वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, वो हमारा एब्जॉर्ब अंदर नहीं जाएगा, बाहर रहेगा। तो ये हम कब कर रहे थे? तो जब हम जो है अपनी कैप्सूल वाली प्रोसेस बना रहे थे, यानी कि सॉफ्ट जेलेटिन जब कैप्सूल हम बना रहे थे, बेसिकली उसी में हम इसका यूज़ कर रहे थे। अब समझो सारी कहानी कैसे हो रही थी। तो ये हमारा एक तरह का एक्सप्रेशन है जिसमें हम क्या रहे थे कि कितने नंबर ऑफ ग्राम हमको लिक्विड वेस्ट की ज़रूरत पड़ी, किसको करने के लिए? अपने जो मिक्सचर हमारा बना है कैप्सूल लेवल का। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, आप सिंपल समझो, हम कैप्सूल बनाते हैं, तो कैप्सूल बनाने के लिए हमारा क्या होता है, सॉफ्ट वाला पूरा का पूरा मिक्सचर तैयार करते हैं, यानी कि हमने बैटर एक तरह से बना लिया, तो उसी को हम यहाँ बोलते हैं कैप्सूल लेवल मिक्सचर बोलते हैं। अब जो मिक्सचर होता है उसमें हमारा क्या होता है, एक हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होगा जो हमारा एक्चुअल में ड्रग वगैरह होता है, और एक हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं थोड़े से लिक्विड वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट है जिसको हम व्हीकल की तरह यहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम कितना लिक्विड वेस्ट लेंगे 1 ग्राम सॉलिड को मिक्स करने के लिए, उसी अमाउंट को हम जो है इस वेट एब्जॉर्प्शन के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो बस इतना से इसका फंडा होता है। फॉर्मूला देखो, वेस्ट एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द वेस्ट अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड। तो जब हम इसको अंदर पढ़ेंगे तब हम डिटेल्स में देखेंगे, अभी आप यहाँ समझ लो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड किया है। 44 हमारा आता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टिप ट्यूब एंड गैस्केट इन एरोसोल। तो जो अपने आपने यहाँ पर पढ़े थे ये वाले, तो इसमें पूछा है कि जो हमारे ये गैस्केट आपको दिख रहा है स्टेम वाला, ये हमारा किसका बना होता है। बाकी यहाँ इसने पूछा है डिप ट्यूब, यानी कि जो आपको ये टिप दिख रही होगी, जो हमारी डिप रहती है, डिप का मतलब होता है डूबी रहती है हमारे सॉल्यूशन में, वो हमारी किसकी होती है। तो डिप ट्यूब जो हमारी होती है बेसिकली हमारी पॉलीइथाइलिन या फिर पॉलीप्रोपाइल की बनी होती है, और जो गैस्केट हमारा होता है एक्चुअल में वो हमारा ब्यूना एन या नियोप्रीन रबर का हमारा बना होता है। तो ये बेसिकली हमारी यहाँ पे चीज़ हो गई। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 45 क्वेश्चन है, डिफाइन टेम्पर्ड एविडेंट पैकेजिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो ये मैंने देखो बहुत लोगों ने च्यवनप्राश खाया होगा घर पे, ऑब्वियसली बात है खाया होगा ना। तो च्यवनप्राश जब आप ढक्कन खोलते हो तो उसके अंदर आपको इस तरह की एक फॉयल अंदर पूरी लगी होती है। तो उन जो वो इस तरह की पैकिंग होती है ना, उस वो पैकिंग में अगर कोई भी वो इस तरह की पैकिंग होती है कि अगर मान लो वहाँ पर आपने उंगली लगा दी या आपने इस तरह से कुछ भी छुटाया तो वहाँ पर आपके सबूत रह जाते हैं। तो उसी पैकिंग को हम यहाँ बोलते हैं टेम्पर एविडेंट पैकिंग। और इसका मतलब क्या होता है कि मान लो अगर कोई भी सब ये चीज़ आपको दिख रही होगी ड्रग है, अब मान लो यहाँ से मैंने इसका यूज़ कर लिया, इसको मैंने निकाला, तो अगर मैं इस पर कुछ भी चीज़ करता हूँ तो यहाँ पर एक निशान बन जाएगा और वो हमारा मिटेगा नहीं। मतलब यहाँ आराम से कोई देख के बता सकता है कि भाई ये चीज़ हमारी यूज़ की गई है। तो ये जगह जो पैकिंग होती है इसको हम टेम्पर्ड एविडेंट पैकिंग बोलते हैं। और ये जरूरी क्यों होती है कि जैसे मान लो बहुत लोग हैं जो दवा का मिस यूज ना कर पाए। मतलब ये हमारा ऐसा हो जाए कि मान लो आपने च्यवनप्राश था, अब मान लो आपने वो ऊपर से खोल रखा फिर आपने उसको खा लिया, तो आप उसको वैसा दोबारा पैक नहीं कर सकते जैसा वो आया था। तो अगर मान लो कोई नया बंदा उसको लेने आया और उसने वो देखा कि वहाँ से वो पैकिंग खुली हुई है, तो वो समझ जाएगा कि ये हमारा क्या है, यूजेबल है, और इसको वो क्या करेगा, वो हमारा सेफ नहीं मानेगा और उसको क्या करेगा, कंज्यूम यूज नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम यहाँ पर अपने मिस यूज होने से बचाते हैं, रीयूज करने से चीज़ों को बचते हैं, क्योंकि ये हमारी कोई सेंसिटिव चीज़ें हो जाती हैं। अगर इनको हमने रीयूज वाला, या मान लो किसी ने गड़बड़ी करके ब्लैक वगैरह में, या किसी ने मतलब आपको पता होगा नॉर्मली कोई बेईमानी से बेच रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पता चल जाती हैं। तो यही कहलाता है टेम्पर्ड एविडेंट पैकेजिंग। टेम्पर्ड का मतलब होता है छेड़छाड़, एविडेंट मतलब सबूत, यानी कि ये ऐसी पैकिंग होती है जिसमें अगर कोई कुछ भी करेगा, छेड़छाड़ वगैरह करेगा, तो उसका सबूत वहाँ पर रह जाएगा। तो ये हमारी बेसिकली होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हमारी चीज़ होती हैं। तो आई होप आप लोग ये पूरी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है आज का, राइट द यूज़ ऑफ कोल्ड क्रीम, या फिर हमारा आता है बेनिसिंग क्रीम के बारे में। तो यूज़ आप बता सकते हो, कोल्ड क्रीम मतलब हमारा मॉइस्चराइज वगैरह करता है। जब सर्दियों वगैरह में क्या होती है, स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, सब सूख जाता है मटेरियल, तो ये हम लगा लेते हैं, हमारे हाथ एकदम मॉइस्चराइज रहते हैं और ठीक ठाक रहते हैं। बाकी फेशियल मास्क वगैरह, लिप बाम वगैरह का हम इसका यूज़ करते हैं। बैलेंसिंग क्रीम हमारी बेसिकली क्या करती है, हमारे एक्ने जो मुहासे वगैरह होते हैं उनको ठीक करने का काम करेगी, हमारी स्किन को स्मूथ करेगी और सॉफ्ट रखेगी। बाकी ये चीज़ें हमारी होती है रफनिंग वगैरह, इस सब में हेल्प करती है।
तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, इसको लाइक कर दो, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, और पूरी की पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो समझ लो आप आराम से पास हो जाओगे। और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सबके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। और ये क्वेश्चन का कमेंट में आंसर लिख के बताओ व्हाट इज वेपर टैप एंड हाउ इट इज सिंगिंग। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।